This स्टार्ट कर conference दें। will now be recorded. तो आज का जो एजेंडा है हमारा, बेसिकली हमको आज जो बेसिक आपका है, बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स आपको पढ़ना है कि आपने सिस्टम को मॉनिटर कैसे करना है। ठीक है, तो टुडेज एजेंडा इज बेसिक कमांड्स इन लिनक्स। Okay, so far we have covered the basic of the Linux, like मैंने जैसे फर्स्ट डे की क्लास में, अगर आपने पता हो तो हम लोगों ने लिनक्स का हिस्ट्री डिस्कस किया था बेसिकली कि लिनक्स क्या होता है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके फ्लेवर्स वगैरह जो हमने देखे थे कि लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं, मींस देयर हैव मल्टीपल वेंडर्स इन मार्केट एंड वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना लिनक्स कस्टमाइज करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। लाइक अभी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो रेडिट का लिनक्स है। ठीक है, एंड सूजे लिनक्स भी आता है मार्केट में, उबंटू लिनक्स भी आता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस और टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन आईटी सेक्टर। सो फर्स्ट इज कॉपीराइट ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड वन इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि फ्री सॉफ्टवेयर एंड सोर्स कोड अवेलेबल टू ऑल। We don't need to purchase any activation key or any license to run the particular operating system or particular application. ठीक है, ओपन सोर्स का मीनिंग है कि you can use it freely. You don't need to pay anything to purchase activation key. Okay. एंड सेकंड डे हमने डिस्कस किया था कि लिनक्स में डायरेक्टरीज आप कैसे बनाते हो, फाइल्स आप कैसे बनाते हो। ठीक है, जो आपके टाइप्स ऑफ लॉगिन मोड जो थे हमारे, टू टाइप्स के लॉगिन मोड होते हैं लिनक्स में। फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस जिसको आप CLI मोड बोलते हो। सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको आप GUI मोड बोलते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने लॉगिन करना देखा था कि कमांड लाइन से लॉगिन कैसे करते हैं, ग्राफिकल से लॉगिन कैसे करते हैं हम। ठीक है, एंड उसके बाद हमने कवर किया था कि मशीन में सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर का रोल क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब भी आप मशीन में सुपर यूजर या नॉर्मल यूजर किसी भी यूजर से मशीन में आप लॉगिन करोगे, सो यू डायरेक्टली टेक टू लॉग इन योर होम अकाउंट। ठीक है, मनीष एक बार देवेश कॉल से ड्रॉप हो गए तो उनसे आप चेक कर लेना कोई टेक्निकल इशू है क्या है। ठीक है, जी मैं एक्चुअली मोबाइल से कनेक्टेड था ना, मैंने मोबाइल से डिस्कनेक्ट किया है। ठीक है, चलो ओके, थैंक्स फॉर योर कंफर्मेशन। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ls कमांड से। आई थिंक हमने यहीं पे ड्रॉप किया था कल। ls कमांड मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ाया था आपको, बस ये बताया था कि ls कमांड का जो यूज होता है हमारा किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट चेक करने के लिए कि डायरेक्टरी में हाउ मेनी फाइल्स और फोल्डर्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी। तो ls कमांड का यूज हमने कल देखा था, लेकिन बेसिक कुछ ऑप्शंस मैंने आपको नहीं बताए थे क्योंकि ls कमांड अपने आप में बहुत स्मार्ट है। आप उसमें कुछ शॉर्टिंग कर सकते हो रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, एंड साइज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी को शॉर्ट कर सकते हो कि आपने कहा कि 1 GB की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए कि आपने बोला 2 GB पहले आना चाहिए, फिर 4 GB आपका आना चाहिए बाद में। ठीक है, ऐसी शॉर्टिंग भी आप फाइल से ls कमांड से कर सकते हो। तो अभी इसका एग्जैक्टली जो सिंटैक्स होता है हमारा, तो एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन का साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ls कमांड का जो सिंटैक्स होता है हमारे पास वो होता है ls एंड देन ऑप्शंस एंड देन उसके बाद होता है हमारा, मैंने बताया कि नेम ऑफ डायरेक्टरी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाथ। यानी कि आपको एक रूल मैंने बताया था आपने कि अगर आपने ls कमांड चलाया, तो मैंने कल डिस्कस किया था, तो ls का मीनिंग है कि आपने अगर राइट में लिनक्स में कोई पाथ नहीं दिया तो ऑलवेज हमारा लोकेशन चेक होती है आपकी PWD। ठीक है,
तो इस कमांड में, ls कमांड में, यहाँ पे नेम ऑफ द डायरेक्टरी का मीनिंग है कि आपने बोला कि ls करो where के अंदर क्या क्या पड़ा है, हाउ मेनी फोल्डर्स और फाइल्स आर इनसाइड वेयर डायरेक्टरी। तो हमने यहाँ पे पाथ बताया कि ls कमांड हमारी चलनी चाहिए कहाँ पे, वेयर के ऊपर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने पाथ डेडिकेट कर दिया कि ls कमांड को एग्जीक्यूट करना है स्लैश वेयर डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया पाथ या फिर डायरेक्टरी। अब ls कमांड में जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, -l अगर आपने लगाया है तो इसका मीनिंग होता है क्या, लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। अगर आपने कैपिटल S लगाया है तो इसका मीनिंग होता है शॉर्ट बाई साइज, ठीक है। अगर आपने T लगाया है तो इसका मीनिंग होता है शॉर्ट बाई मॉडिफिकेशन टाइम, ठीक है। अगर आपने R लगाया है तो इसका मीनिंग होता है सॉर्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अगर आपने H ऑप्शन लगाया है तो इसका मीनिंग होता है, लिनक्स में देखो H का, R का, T का, S का और L का मीनिंग ज्यादातर सभी कमांड्स के साथ सेम होता है, ठीक है। यानी कि H का मीनिंग यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बोला कि आपको आउटपुट चाहिए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, ठीक है, तो आपको लगाना है -H का ऑप्शन। तो अब इनको आप यूज कैसे करोगे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। और -A का मीनिंग क्या होता है, लिस्ट नॉन हिडन फाइल्स, ठीक है। तो ls कमांड जब आप नॉर्मल चलाते हो तो वहां पे आपका हिडन फाइल जो होती हैं वो आपकी प्रिंट नहीं होती हैं, ठीक है। ये हिडन फाइल्स के लिए होता है, लिस्ट हिडन फाइल्स इन लिनक्स। तो अभी सारे ऑप्शंस का मैं यूज करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मेरे को लॉन्ग लिस्ट दिखाओ वेयर के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं और कितनी फाइलें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था। पहला तरीका आपका क्या है, जो आपके ब्लू कलर में आ रहे हैं उसका मीनिंग होता है लिनक्स में ये डायरेक्टरीज हैं, और जो फाइलें आपकी ब्लैक कलर में आ रही हैं उसका मीनिंग क्या है। अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो मैं एक फाइल बना के दे देता हूँ आपको, टच वेयर के अंदर abc, ठीक है। आपने फिर से वेयर को क्या किया, लिस्ट किया। तो यहाँ पे जो abc फाइल आ रही है आपकी वो क्या है, एक ब्लैंक फाइल है, ठीक है। टच कमांड से आपने क्या किया था, ब्लैंक फाइल बनाई। तो अगर ब्लैक कलर है तो उसका मीनिंग है कि ये एक फाइल है। और सबसे टेक्निकल रीजन हमारा होता है कि आपके सबसे पहला जो कॉलम है, अभी के लिए आप ये मान लेना कि ये वाला कॉलम डिफाइन कर रहा है यहाँ पे परमिशंस को, और रूट इस फाइल का क्या है, ओनर है। इस फाइल का ओनर कौन है, ओनर का मीनिंग लिनक्स में होता है जो काम जिस यूजर ने परफॉर्म किया है, ठीक है, उसको ओनर बोला जाता है। यानी कि फाइल अभी किसने बनाई है, रूट ने। लॉगिन आप मशीन में किसके हो, whoami आप कमांड चलाओगे तो रूट से। तो बाय डिफॉल्ट जिस सेशन में बैठ के जिस यूजर से आप कोई भी कमांड फायर करते हो या आपने डायरेक्टरी या फाइल जो भी क्रिएट करी, तो बाय डिफॉल्ट जो ओनरशिप जाती है वो जाएगी करंट लॉगिन यूजर को, ठीक है। और ये वाला जो रूट होता है ये हमारा होता है ग्रुप। यानी कि लिनक्स में एक देखो तीन चीजें होती हैं लिनक्स में, अभी के लिए बस इनको एज्यूम कर लेना आप, क्योंकि हम यूजर ग्रुप मैनेजमेंट सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास हर एक यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप बताऊंगा मैं, हर एक यूजर। और मतलब दो टाइप के ग्रुप हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो हम किसी भी एक यूजर को या फिर मल्टीपल जितने भी मशीन में यूजर्स हैं उनको या तो प्राइमरी मेंबर बनाएंगे किसी ग्रुप का या फिर सेकेंडरी मेंबर। बनाते क्यों है वो मैं बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पे देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है हमारा क्या, ओनर, एक होता है हमारा क्या, ग्रुप, और एक होता है हमारा अदर्स। ओनर का मीनिंग ये है कि अभी मैंने एबीसी फाइल जो बनाई थी वो रूट से लॉगिन करके बनाई है, ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स में क्या होता है, हर एक यूजर, जब भी आप मशीन में कोई यूजर ऐड करते हो लिनक्स में, तो उसी नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। ठीक है, अभी के लिए अज्यूम करना है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपने लिनक्स में कोई यूजर ऐड किया तो उसी के नाम से सेल्फ एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यार ग्रुप बनाने का फायदा क्या है। तो कंपनीज में आपने देखा होगा कि हमारे पास मॉनिटरिंग की टीम अलग होती है, टेस्टिंग की अलग होती है, डेवलपमेंट वाले अलग होते हैं, प्रोडक्शन वाले अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूजर लेवल पे कोई राइट्स ना देके, मैंने बोला कि यार टेस्टिंग टीम में 100 यूजर्स हैं, तो उनको मैं मैनुअल राइट्स थोड़ी दूंगा कि किसी फाइल पे वो ओनली रीड ओनली कर पाए या राइट कर पाए उस फाइल को। तो 100 यूजर का मैनेजमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से यूजर को मैंने क्या राइट्स दिए हैं। तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप पे परमिशन दे देते हैं पूरे पे। तो जो 100 यूजर है हमारे, वो ग्रुप के मेंबर होंगे। तो इसलिए हम काम करते हैं ग्रुप लेवल पे जाके कि हमने बोला कि एक टीसीएस नाम का ग्रुप है मशीन में जिसमें कि 100 यूजर्स बिलोंग करते हैं वहां से। तो ग्रुप पे हमने परमिशन दी रीड राइट की, यानी कि रीड का मीनिंग हो गया वो उसको पढ़ सकते हैं, राइट का मीनिंग हो गया उसमें कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप बनाने का फायदा ये होता है यहाँ पे। अदर्स का मीनिंग देखो यहाँ पे ये होता है कि मैंने बोला कि एक आपने मनीष नाम का यूजर बनाया और मनीष हमारा टीसीएस का मेंबर है। ठीक है, तो मनीष क्या हो गया हमारा यहाँ पे, यूजर हो गया, और टीसीएस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, इन शॉर्ट कि मनीष को छोड़ के और टीसीएस ग्रुप के मेंबर्स को छोड़ के मशीन में जितने भी यूजर हैं एबीसी फाइल के लिए, वो किस में आएंगे, अदर्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कॉलम है ना, जैसे कि मैंने बोला कि ये 9 फील्ड है यहाँ पे टोटल, अगर आप काउंट करोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 फील्ड हमारे होते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले जो 3 आइफन जो आते हैं वहां पे, वो होते हैं ऑनर के लिए कि ऑनर को आपने क्या परमिशन दी है किसी फाइल या डायरेक्टरी के लिए। अगेन जो नेक्स्ट 3 आपके डॉट्स हैं या हाइफन है, वो होते हैं ग्रुप की परमिशन के लिए। और आपके उससे नेक्स्ट जो 3 डॉट्स हैं वो होते हैं हमारे किसके लिए, अदर्स की परमिशन के लिए। ठीक है, तो मैं ये आपको आउटपुट पढ़ना बता रहा हूँ ओनली। ये वाला जो कॉलम होता है ये होता है हमारे की फाइल का साइज क्या है। ठीक है, और अगस्त 1850, इसका मीनिंग होता है कि फाइल में लास्ट चेंजेस कब हुए, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन टाइम। ठीक है, अभी कोई अनम्यूट कर ले, एक एक बंदा। ठीक है, मनीष आप कर लेना, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन टाइम एंड क्रिएशन टाइम ऑफ एनी फाइल। मॉडिफिकेशन जब लास्ट एक्सेस किया था उस फाइल को वो मॉडिफिकेशन हो गया, और जब इनिशियली जब क्रिएट किया था वो क्रिएशन टाइम हो गया। एग्जैक्टली exactly. तो देखो ls-l कमांड में जो आउटपुट आता है ना, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये फाइल कब बनाई थी, कल क्रिएट करी थी, यानी कि लास्ट टाइम मैंने फाइल को एक्सेस कब किया था, कल किया था, या फिर कल ये फाइल क्रिएट हुई है ये मान के चलो। तो ls-l में जो ये वाला आउटपुट होता है ना, इसका मीनिंग होता है मॉडिफिकेशन टाइम, कि फाइल को आपने लास्ट टाइम कब एक्सेस किया था। ठीक है, तो टाइम हमारे पास क्रिएशन टाइम का मीनिंग है जब फर्स्ट टाइम आपने फाइल बनाई, उसका मीनिंग होता है क्रिएशन टाइम। तो हाइफन एल में जो आपका प्रिंट होके आता है वो मॉडिफिकेशन टाइम आता है, ना कि फाइल का क्रिएशन टाइम आता है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने हाइफन एल ऑप्शन, क्वेश्चन था। हाँ अच्छा, जो पहले आपने जो फाइल सिस्टम बनाया, तो रेड हैट 8 के जो फाइल सिस्टम है, रूट बूट होम स्वैप टीम भार, जो इसका लाइक नॉर्मल लिनक्स या रेड हैट लिनक्स में क्या लाइक डिफरेंसेस है उसमें। और दूसरा जो क्वेश्चन है, जो आपने जो लैब बनाया है अभी, एक्चुअली रेड हैट का लैब नॉर्मली क्या होता है कि वो एक रेड हैट सर्वर होता है और एक नॉर्मल मशीन में इंस्टॉल होते हैं। तो यूजर जो कनेक्ट करते हैं वो
क्लिक करते हैं एक वर्चुअल मैनेजर में, तो उसके अंदर वो उसका मशीन खुलता है। तो वो जो लाइक स्टूडेंट सर्वर जो लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम है, और आपने जो ये मशीन बनाया रेड हैट 7, तो ये सर्वर इंस्टॉल्ड है कि क्लाइंट किस टाइप का वेब एप्लीकेशन बेस्ड की कैसे इंस्टॉल्ड है ये? देखो, जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें सर्वर और क्लाइंट का कोई फंडा नहीं होता है, ठीक है। हम्म किसी भी लिनक्स मशीन को आप एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और किसी भी लिनक्स मशीन को आप एज अ क्लाइंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, हम्म ठीक है। क्योंकि क्लाइंट और विंडो का मीनिंग ओनली होता है हमारा किसमें, विंडोज में, ठीक है। क्लाइंट और ओके सर्वर का जो फंडा होता है वो विंडोज में होता है। जितने भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो यूनिक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्लाइंट और हम्म सर्वर का कोई फंडा नहीं होता है। इसके जो भी रिलीज आते हैं हमेशा कौन से रिलीज आते हैं आपके, अगर आपको जैसे इस ओएस का रिलीज चेक करना है तो हमारे पास एक फाइल होती है। आज का टॉपिक वैसे यही था कि मैं बताने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक वर्ड लिखा आ रहा है एंटरप्राइज लिनक्स। तो अभी लिनक्स के हम कौन से वर्जन पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे RHEL 7.3, ठीक है। तो बट ये वाला 8 RHEL होना का चाहिए मीनिंग था हो ना, गया, ये रेड हैट 8 का ट्रेनिंग है ना ये वाला? नहीं, रेड हैट 8 और 7 में कोई चेंजेस नहीं है मेजर, ठीक है। जो ओके, चेंजेस तो होते हैं आपने ना, बता दिया क्या, आपने बता दिया कि रेड हैट 8 और 7 में क्या क्या डिफरेंसेस है? और लाइक मैंने ऐसे ऐसे नॉर्मली देखा कि लाइक मैंने आज सुबह ही देखा था कि रेड हैट 8 में मशीन के अंदर हाइपरवाइजर इंस्टॉल रहता है, कि अलग से कुछ पैकेज इंस्टॉल करना की जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं ऐसे ऐसे, लाइक आई एम नॉट सो श्योर। तो देखो ऐसे कुछ प्लीज देखो बताइए। अभी RHEL 8 में जो चेंजेस मेरे को देखने को मिला है, एक तो आपका पार्टीशनिंग जब हम करते हैं ना, हाँ ठीक हाँ है, तो आपने अगर देखा हो कंटेनर टेक्नोलॉजी अगर आपने सुना है, तो हाँ हाँ एक तो यहाँ पे कंटेनर टेक्नोलॉजी वाली चीज जो है, जैसे आप बोल रहे हो हाइपरवाइजर के प्लगइन ऑलरेडी वहाँ पे हैं सिस्टम में, ठीक है। आपका फाइल सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। RHEL 7 में XFS फाइल सिस्टम है, तो RHEL 8 में भी आपका XFS होता है, ठीक है। ओके एंड नेटवर्किंग में अगर बात करते हो तो नेटवर्किंग में LMCLI से आप सारा काम करते हो, तो यहाँ पे भी RHEL 7 में और 8 में दोनों में LMCLI का ही फंडा है, ठीक है। एंड अगर आप बात करते हो कि सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे पास सिस्टम CTL कमांड होती है RHEL 7 में, और 8 में भी हमारा सेम है, ठीक है। जो मेजर दो दो चेंजेस जो हुए हैं, एक तो कंटेनर टेक्नोलॉजी के प्लगइन, और आपने बोला एक हाइपरवाइजर के प्लगइन, ठीक है। ये दो चीजें हैं मेरे अकॉर्डिंग जो मेजर चेंजेस है, और RHEL 8 में कोई ऐसा नया चेंज नहीं है जिसके लिए अलग से हमें ये बोलना पड़े कि हम RHEL 8 की डेडिकेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, सो द और एक क्वेश्चन थी, मान लीजिए ये जो रेड हैट से 8 आया है, तो इसको लाइक ज्यादातर किस चीज में यूज होगा? ये स्टोरेज पर्पस के यूज होगा कि ये एक ऑथेंटिकेटेड सर्वर की वेब एप्लीकेशन की लाइक नॉर्मल स्टोरेज सर्वर, ये स्टोरेज क्लस्टरिंग, ये लाइक कौन सी पर्पस में सबसे अच्छा है? लाइक हम लोग जो कर रहे हैं RHCE और RHCSA, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन देखो, और अगर लिनक्स में देखो बॉस, ये मैं कभी लिनक्स के बारे में तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लिनक्स वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा चलता है या स्टोरेज के लिए बहुत बेकार चलता है, ठीक ओके है। लिनक्स के जितने भी रिलीज हैं, अगर आप पास्ट में RHEL 5 की भी बात करता हूँ ना, तो RHEL 5 में भी कोई ऐसे बग रिपोर्ट नहीं हुए थे कि जिसकी वजह से उस OS को एब्सोल्यूट कर दिया गया हो। अगर आप देखोगे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे RHEL 5 पे भी सर्वर चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो OS ओके को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा है, या फिर वेब एप्लीकेशंस के लिए स्पीड इसमें बहुत अच्छी आ जाएगी, या फिर मैंने बोला कि ओनली इसके लिए डेटाबेस चलाओ इस पे तो डेटाबेस बहुत अच्छे से सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है कि यू कैन कस्टमाइज इट, क्योंकि लिनक्स में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। आपने बोला कि डेटाबेस को मेरे को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि लिनक्स का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है यहाँ पे, एवरीथिंग इज फाइल।
फाइल का मीनिंग है कि वहां पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया तो आपका सिस्टम ऐसे ही काम करने लग जाएगा जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, तो बाकी का मेरा सजेशन ये है कि लिनक्स हमेशा 80% जो आप अगर देखोगे गूगल पे भी, इसका जो रेशियो है कंपनीज में 80% लिनक्स का ही यूज होता है। चाहे आप इस पे वेब एप्लीकेशन चलाओ, चाहे इसको आप स्टोरेज सर्वर बनाओ, चाहे इस पे आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन होस्ट करो, डेवऑप्स में यूज करो इसका, ठीक है, कंटेनर टेक्नोलॉजी में यूज करो, क्लाउड पे यूज करो आप, ठीक है। तो ये ओके। मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी का मैंने कहीं पे ऐसा नहीं लिखा दिखा कि लिनक्स एक डेडिकेट फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, और सो कोई पहले इधर जो आपको दिख रहा है कि आपने जो अब दिया रेड हैट रिलीज, तो इसमें दिखा रहा है कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर रिलीज 7.3 माइपो, समवेयर आई हैव सीन दैट टिकांगो आल्सो। तो ये टिकांगा, सॉरी। तो ये इसमें ये लोग ये कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? नहीं, देखो माइपो वगैरह जो ये नेम होते हैं ना, ये हम नहीं डिसाइड करते। अभी मैं कर्नल की फाइल में जाके ये अगर चेंज कर दूंगा ना, हम्म। इनका कोई मीनिंग नहीं है। देखो .3 का मीनिंग यहाँ पे बस ये होता है कि रेडिट वाले क्या करते हैं, हर एक 2 महीने में या 3 महीने में एक नया रिलीज देते हैं। जैसे अभी 8.0 चल रहा है ना, हम्म। तो अभी आफ्टर 15 और 20 डेज आपको मिलेगा सुनने को कि RHEL का 8.1 रिलीज भी आ गया है। हाँ, जैसे कि विंडोज में आता है लेटेस्ट पैचेस, है ना? हाँ, पैच तो यहाँ पे क्या होता है, उसका एक स्मॉल रिलीज देते हैं वो कोई भी। जैसे मैंने बोला कि यार एरिक्सन कंपनी में RHEL 8 कोई सर्वर इंस्टॉल हुआ है, तो वहां पे कोई बग रिपोर्ट होता है ना, उस बग को फिक्स करके वो नए रिलीज में दे देते हैं, ठीक है। तो तो बग इसका फिक्स कोई करने के लिए नॉर्मल जो हम अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें तो GPL रहेगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस। उसमें तो हम लोग कस्टमाइज करने के लिए राइट्स नहीं बनेगा जब तक वो RHEL सपोर्ट और कुछ भी खरीदते नहीं। तो मैंने देखो, दो ऐसा सुना है। कस्टमाइजेशन का मेरा मीनिंग पता है क्या है। जैसे कि आपने टीम्स में देखा होगा, रियल टाइम जब हेल्थ चेकअप्स होते हैं लिनक्स सर्वर्स के, ठीक है, हम्म। तो वहाँ उनका मीनिंग ये होता है। एक तो ये है कि मैंने कहा कि मेरे को अपने हार्ड डिस्क को मॉनिटर करना है कि अभी उसका यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, 31% बता रहा है किसी भी पार्टीशन का, ओके। ठीक है। तो मैंने हम्म। बोला कि यार मेरे को एक डेडिकेट टीम बिठानी पड़ेगी। अगर मेरे पास 5,000 सर्वर हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको कुछ कस्टमाइज करके इसमें कि मेरे पास अपने आप से एक सुबह 9 बजे मैं जैसे ही ऑफिस जाऊं तो जितने भी 1,000 सर्वर्स हैं उनका DF-KH का आउटपुट मेरे मेल पे आ जाए अपने आप से, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, या तो स्क्रिप्ट लिखोगे एक, और स्क्रिप्ट को अगर आपने पता हो तो cron टैब करके एक यूटिलिटी होती है जिसमें कि हम अपनी जॉब शेड्यूल कर सकते हैं लिनक्स में, ठीक है। ज्यादातर तो कंपनी में क्या करते हैं ना, मेरे हिसाब से तो अभी जो अफ्रीका में जो चल रहा है, हम लोग जो कुछ क्लाइंट है, तो वो लोग ज्यादातर नेट ऐप यूज कर रहे हैं, नेट ऐप। सो कुछ कुछ कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी रेड हैट 6.4 में माइग्रेट किया, लेकिन उन लोगों का जो हार्ड डिस्क था वो बहुत पुराना था, बाराकूडा, वो 80 GB हार्ड डिस्क ऐसे कुछ था, तब का इंस्टॉल था उसमें। तो अभी वो लोग पूरा चेंजेस करना चाहते हैं, तो देखो, इसलिए उन लोगों का मॉनिटरिंग टूल के लिए मॉनिटरिंग जैसे आपने बताया, नेटऐप होता है हमारा, कैक्टी होता है, जेविक्स होता है, नेगियो सर्वर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने इनिशियली मॉनिटरिंग के लिए कौन सा थर्ड पार्टी टूल यूज किया था, ओके। ठीक है। तो आजकल कभी भी सर्वर जो होते हैं ना बहुत रिलायबली कॉन्फ़िगर करे जाते हैं, और कभी भी आई थिंक टूल्स का बहुत कम यूज करते हैं। जैसे जो छोटी कंपनीज होती है ना, जो स्टार्टअप कंपनीज है, दे कांट टेक द रिस्क एनी मोर, बिकॉज उनके पास जो प्रोजेक्ट है ना बहुत हाई प्रोफाइल के प्रोजेक्ट हैं। एक हाई प्रोफाइल मीनिंग कहने का है कि आपने बैंकिंग का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है या फाइनेंस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तो ये कंपनीज क्या है, बहुत ही क्रूशियल फेज में काम करती है हमेशा। तो वो लोग ये कहते हैं कि यार मैं अपने सर्वर की मॉनिटरिंग ना 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, मैं आई डोंट नो। तो ऐसी कंपनीज में ज्यादातर मॉनिटरिंग सर्वर्स का काम होता है। बाकी का जैसे अगर मैं टेलीकॉम का एग्जांपल देता हूँ, तो टेलीकॉम में
सर्वर्स को या टेलीकॉम के नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए डेडिकेट टीम बैठी हुई है, राइट। ठीक है। तो वो लोग मॉनिटर करते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या आप इंफ्रा चाहते हैं कंपनी में, कौन सा मॉनिटरिंग टूल आपको लगाना है, कौन से डेटाबेस सर्वर चाहिए आपको, क्योंकि लाइसेंसिंग कंपनी काम करती है कॉस्ट कटिंग के ऊपर। जहाँ पे उनको लगा कि मेरे को नेगियो सर्वर फ्री में मिल रहा है तो वो कभी यूज नहीं करेंगे, नेट ऐप को क्यों यूज करेंगे वो, ठीक है। तो यही है, बाकी का इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट की व्हाट दे वांट एग्जैक्टली। ओके सर, लाइक मेरा क्वेश्चन यही था, मान लीजिए मेरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, तो इसलिए अगर मान लो मैं डीएनएस बनाता हूँ, डीएनएस सर्वर रेड हैट लाइनस का, तो ठीक है। सॉरी लिनक्स का, तो रेड हैट लिनक्स का अगर उसका डीएनएस में हम लोग बनाएंगे तो उसकी बाइंड सर्वर, पुराना वाला वर्जन में बता रहा हूँ, तो बाइंड वाइंड ये सब अलग अलग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जाके वो उसको एमएस कॉन्फ़िग वगैरह वगैरह उसमें कंसोल में जाके उसको पूरा का पूरा चेंजेस करना पड़ता है। तो ठीक अगर है। इसलिए विंडोज में ज्यादातर लोग करते हैं ऐसे, या फिर जोन ट्रांसफर वगैरह वगैरह विंडोज में काफी इजी है, तो वो सब चीज, हम्म, लेकिन लाइनेक्स में करेंगे तो उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा बैकअप लेके रखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि उसका सपोर्ट उतना मिलता नहीं है अगर हम लोग फ्री वर्जन में जाएंगे। तो ऐसे ही लिनक्स का इसका, फ्री वर्जन का मीनिंग क्या है आपका? सॉरी, लिनक्स का फ्री वर्जन कहने का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है लिनक्स का फ्री वर्जन? फ्री वर्जन मतलब ज्यादातर वो आरएचएल नेटवर्क जैसे कि सपोर्ट, लाइक डोएक, आपने नाम सुना होंगे डोएक, तो डोएक में जो नेटवर्क हम लोग पहले सपोर्ट देते थे उसका, तो उसका सारा का सारा पेड वर्जन रहता था, वो लोग रिपोर्ट करते था, वो लोग ही रिमोट लेके, नहीं तो कोई टीम भेज के सपोर्ट दे देखो, रहे थे उसको। आप यहाँ पे एक लाइन ये बहुत ही गलत बोल रहे हो कि लिनक्स का कोई पेड वर्जन आता है या फिर इसका फ्री वर्जन आता है। सपोर्ट सपोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पे एक कीवर्ड आता है लिनक्स, रेडेट ये कहता है कि आपको ओएस में फ्री में दे रहा हूँ, ओएस आप कहीं पे भी चलाओ। हम्म, अगर आपने बोला कि रेडेट से आपको कोई सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दो तरीके से होती है, आपने बोला स्पेशल रिक्वायरमेंट, आपने बोला कि एक आरपीएम डिजाइन करके दो मेरे को, ओके, ठीक है। आरपीएम का मीनिंग हो गया कि आपने बोला कि कोई ऐसा आरपीएम बनाओ वो अपने आप से मशीन में इंस्टॉल हो और माइसिक्वल जो आपका डेटाबेस होता है उसको इंस्टॉल कर दे मशीन में जाके, ओके, ठीक है। लाइक तो डब्ल्यूडीएस रेडेट, विंडोज का। यस, रेडेट वाले उसके लिए क्या करते हैं, आपको एक रेपो बना के देते हैं अलग से, और उस राइट, रेपो में आपको एक जीपीजी की देंगे, ठीक है, जिसमें आप उसका पाथ डाल के दे दोगे। तो वो आपका क्या रहेगा, रेडेट अब उस आरपीएम में जब जब नए रिलीज देगा ना, या फिर उस आरपीएम की वजह से आपके सिस्टम में कोई बग रिपोर्ट होगा, तो उस केस में हम बोलते हैं हमने रेडेट से सपोर्ट लिया, क्योंकि हमारा जो इश्यू आया था सिस्टम में, जो हमने आरपीएम डिजाइन कराया था उसकी वजह से आया था, ठीक है। तो ओके, रेडेट ये कहता है कि मैं यार आपको ओएस फ्री दे रहा हूँ, लेकिन आपने बोला कि बाद में आपको मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए, इस पर स्पेशल रिक्वायरमेंट आपकी है कुछ, तो उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं पर सेकंड के अकॉर्डिंग, ओके, ठीक है। तो प्रॉपर आपको रेडेट से फिर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टिकट्स वगैरह आपको पूरा अपनी एक रिपोर्ट बना के देनी होती है कि इस वजह से मेरा इशू आया, इतने बजे इशू रिपोर्ट हुआ, इतने यूजर्स इफेक्टेड थे उस इशू की वजह से, ये सारी चीजें आपको फिर बना के देनी होती है। सॉस ओके, रिपोर्ट बोलते हैं उसको एक तरीके से। ओके। तो अगर ये हमारा जो रेड हैट के एग्जाम होंगे, तो इसको तो ऐसे ऐसे VMware में तो नहीं होंगे, उसका वो मशीन रहेगा, उसके जाके उसका पासवर्ड बाईपास करके एग्जाम जाना। 5.4 का बात कर रहा था मैंने, तो अभी अभी ये क्या नहीं, सिस्टम है टोटल? देखो एग्जाम का आफ्टर ट्रेनिंग आपके में दो एग्जाम होते हैं, आरएससी और आरएससी का, ठीक है। हाँ, हाँ, तो दोनों ही पेपर आपके या तो आप सेम डे दे सकते हो या फिर एक एक करके दे सकते हो। पेपर में आपके ओके, रेडिट का प्रॉक्टर आएगा एक, ठीक है। सेटअप जो है, हम्म, मैं आफ्टर द एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन क्लास देते हैं, ठीक है। यानी कि एक डंप ओके, होगा, आपको प्रिपेयर करना है पूरा, ठीक है। सेटअप को मैं ही कॉन्फ़िगर कराऊंगा आपके आपके लैपटॉप पे कि आपको कैसे मशीन बनानी है, कैसे एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है, फी वगैरह आपको सबमिट करनी होती है, जो भी फी उस टाइम चल रही होगी आपकी एग्जाम की। ओके, हाँ, ठीक है।
ओके, सो दो पेपर देना पड़ता है उसमें, सॉरी, दो अलग अलग मॉड्यूल, उसमें 3 पेपर रहते हैं, है ना? नहीं नहीं, मॉड्यूल 3 है, पेपर आपके 2 होंगे। ओके, सो मैं उल्टा बोल दिया, तो अभी 2 मॉड्यूल है, आपने फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट किया है ना, तो जिसमें आरएससी ऐसे बेसिक हमने स्टार्ट लिनक्स। किया था और अभी जस्ट हमने बेसिक कवर किया है ओनली। मेजरली हमने 2 ओके कमांड पढ़ी है, टच और mkdir। ठीक है, ओके, तो आई ये जो थिंक। आपका कमांड है एलएस कमांड जो आपने लिखा था उसमें, तो एलएस में जो हम लोग हेल्प करके और नहीं तो मैन करके उसका सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उस वो सब बता रहे थे अभी कि एलएस एलएस वगैरह वगैरह। अभी मैं ओनली एलएस बता रहा हूँ, हेल्प वगैरह मैंने अभी कुछ नहीं बताया। तो आज हमारा एजेंडा वही है क्लास का कि आपको तो सर ये बेसिक। मेरे को एक रिक्वेस्ट आएगा, अगर आप टाइम लेके थोड़ा वो लिनक्स का जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर एक बार और रिवाइज कर दे तो थोड़ा, अगर देखो, आप पहले डायरेक्टली कवर स्ट्रक्चर किए हो मैंने तो। अभी डिस्कस भी नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, ओके 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 तो ओके डायरेक्टली मैं आपको दोनों क्लासेस के वीडियोज आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव के लिंक। ठीक है, आज का क्लास तो आप ओके अटेंड कर ही रहे हो। ठीक है, ओके, जो यस। पिछली 2 ओके, क्लास हुई है हमारी उसका मैं आपको वीडियोज शेयर कर दूंगा, हमने रिकॉर्ड किया था सेशन। ठीक है, हम्म। तो वहां से आप एक बार गो ओके, थ्रू हो जाना। और सर इंस्टॉलेशन में मैंने काफी चेंजेस देखा। मैंने आज सुबह एक इंस्टॉलेशन आईओएस डाउनलोड करा था, वो काफी बड़ा था इमेज, तो मैंने उसका एक डाउनलोड किया। तो पहले जैसा 7 में था कुछ, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाने का था, पासवर्ड, रूट पासवर्ड भी काफी अलग था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग अलग है। तो इसमें आपको इंस्टॉलेशन पहले अपने वो ड्राइव के ऊपर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, तो नहीं लेकिन मेरे देखो, को वो उधर। इंस्टॉलेशन का भी मैं आपको या तो क्लास दे दूंगा या फिर हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है ना उसमें है पूरा इंस्टॉलेशन। अच्छा, मैं बोले तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी है ना उसमें, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है तो किस किस टाइप के नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है उसमें, मान लीजिए देखो मेरे को बॉस, आपको नेटवर्क। नहीं नहीं, देखो ट्रेनिंग का ना एक तरीका होता है डिलीवर करने का। जैसे आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, आप जानते हो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क, तो यहाँ क्लास हम्म, में अभी सब लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि मैं पहली क्लास में ही ये बताना स्टार्ट कर दूं कि पार्टीशन क्या है, यूजर क्या है, नेटवर्क क्या है, होस्ट नेम क्या है, डोमेन क्या है। तो हो सकता है कि इसमें जितने भी आप लोग हो सब लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हो ओएस की टेक्नोलॉजीज को लेके। ठीक है, तो अभी ओके जो मैंने इंस्टॉलेशन वहां पे डिफाइन किया है, सिंपल आपको एक इंस्टॉल करना बताया है, उसमें ना आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना, ना आपको कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह लिखनी कुछ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। बाकी का बाद में हमारे पास चैप्टर्स होते हैं डेडिकेट। ठीक है, जहाँ पे ओके अभी ओके नेटवर्क को पूरा कॉन्फ़िगर करना बताया जाता है कि ओएस में आप नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, आईपी असाइन कैसे करोगे, गेटवे असाइन कैसे ओके करोगे अपनी मशीन को, डीएनएस आईपी कैसे असाइन करोगे, दो ओके तीन डिफरेंट डिफरेंट मशीन का आप एसएसएच कैसे लोगे, एसएसएच कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, वो सारी नेटवर्क की क्लास है डेडिकेट पूरा। ठीक है, बोले तो ये तो कोर्स का अंडर है ना, क्या, ये जो मॉड्यूल हम लोग मैंने बोले तो एनरोल कर रहे हैं, इसी के अंदर ही होगा ना वो पूरा का पूरा? हाँ हाँ, देखो आरएससी ऐसे आरएससी में कंप्लीट आप लिनक्स, क्योंकि जो आरएससी मॉड्यूल है उसमें आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे और आरएससी ऐसे में आपका लिनक्स का पूरा बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, सिस्टम एडमिन की जो प्रोफाइल होती है, वो सारा काम। ओके सर, मेरे को एक रिक्वेस्ट है, वो मॉड्यूल का जो फ्लो है, जैसे कि सिलेबस हाँ नहीं बता रहा हूँ, मॉड्यूल का जो फ्लो है कैसे कैसे आप करने वाला है, मेरे को उसका एक कॉपी चाहिए थी। और एक और चीज़ चाहिए थी कि और कितने दिन बाद एग्जाम देंगे, और कौन सा डे में क्लास होगा, क्योंकि मेरा भी मैंने जैसे आज बंक मारा ऑफिस से ये क्लास के लिए, तो अभी अच्छा, इधर 3 बजे होंगे, तो मेरे को अभी शेड्यूल करना पड़ेगा कि टाइमिंग वाइमिंग वगैरह, तो तो इसलिए पूरा टाइमिंग पूरा तो डिटेल। देखो हमने क्लास का यही रखा है 10 to 12। ओके, तो व्हाट्स और योर एक लोकेशन लाइक? हाँ, अभी अभी हम लोग तो घाना में है, लेकिन ज्यादातर हम लोग आइवरी कोस्ट में है होता है, तो एक्चुअली ये एक गाना ये वेस्ट अफ्रीका? हाँ 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 अच्छा ठीक है, गाना आपको भारतीय एयरटेल के लिए गए हो क्या? हाँ। भारतीय एयरटेल के लिए गए हो क्या वहाँ पे? आपको वॉइस क्रैक हो रहा है, आप फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय एयरटेल के प्रोजेक्ट पे गए हो क्या आप? राइट राइट। ओके, नोकिया में वर्किंग हो क्या?
मैंने पहले सीमेंस में था, बहुत पहले। अच्छा अच्छा, अभी किस कंपनी में वर्किंग हो? अभी इधर एक आईएसपी है जो एयरटेल उसके सपोर्ट लेता है, उसका नाम है मेन वन, जो कि गूगल का पार्टनर है। पूरा वेस्ट अच्छा अफ्रीका में वही डीएनएस सपोर्ट करते हैं, तो पूरा हम लोग उसका डेटा सेंटर कवर कर रहे हैं 25 बैंक के लिए। तो तो अभी को इस कॉल में अभी जो अगर मनीष है ना, वो भी अफ्रीका से ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। तो आई थिंक घाना का ओके, 2.5 घंटे या 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग, है ना? 4.5 घंटे। नहीं 5-5.5 घंटे एक्चुअली। 1 घंटा और 5:30 एक्स्ट्रा तो ले वहाँ लो। पे 5 बज रहे होंगे वहाँ पे अभी, है ना? नहीं, अभी हम लोग अलग लोकेशन में आए हैं। बोले ज्यादातर मेरा काम का साइट है मेरा घाना, लेकिन इधर उधर जाना पड़ता है, लाइक अच्छा अलग अलग नेबर बाई कंट्री, जैसे कि बेनिन हो गया, नाइजीरिया, कभी कभी इधर उधर, पूरा पूरा वेस्ट अफ्रीका हम लोग का है। लेकिन मेरा लोकेशन जो है ज्यादातर वो है आपका आइवरी कोस्ट और आपका घाना। तो यही है चीज। तो ये आइवरी कोस्ट से तो लेके तुम्हारा घाना तक का, नाइजीरिया तक का जो तुम्हारा टाइम जोन है, वो 4.5 घंटे से 5 घंटे का ही रहता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। नाइजीरिया नाइजीरिया का 4.5 घंटा साढ़े है, इधर घाना का 5.5 घंटा का है। हम्म। तो आजू बाजू ये घाना में 5 घंटे है, हाँ, 5.5 घंटे। ओके। चलो भाई लोगों, थोड़ा क्लास कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म। अच्छा ठीक है, कोई कोई टेंशन नहीं है। ओके। ठीक है प्रताप, देखो कोर्स हमारा पूरा, ओके, मैं आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा कि जो जो सिलेबस हम एक फॉलो करने मैं वाले हैं। कोर्स में देख लूंगा। आप मॉड्यूल फ्लो बोले तो आप कैसे कौन सा डे में होगा क्लास, हर दिन होगा कि कौन सा टाइम में, ठीक हो इसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली। देखो आपके लिए अभी टाइमिंग का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि टाइमिंग हमने 10 to 12 भी डिसाइड किया है, यही वाला टाइम जो अभी हम आज क्लास कर रहे हैं। ओके, ये हर दिन होगा कि मंडे टू फ्राइडे? मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे, सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। तो ठीक है सर, मेरे को सिर्फ वही मॉड्यूल फ्लो चाहिए, बस उतना ही। आफ्टर दिस क्लास आई विल शेयर यू। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एलएस कमांड को, ठीक है? तो आपको हाइफन एल ऑप्शन का मैंने यूज बता दिया है। अब यहाँ पे एक टी ऑप्शन का मीनिंग होता है टाइम से क्या कर देना, आपको शॉर्ट कर देना फाइल को, यानी कि आपको ये बताना है कि सबसे पहले आपकी डायरेक्टरी कौन सी आई टाइमिंग के अकॉर्डिंग। देखो अभी शॉर्टिंग जो हो रखी है टाइमिंग के अकॉर्डिंग 2108, ठीक है? फिर आपका ये आई थिंक क्लियर होगा, इसमें मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सिंक हो गया है, बस कि आपने शॉर्ट कर दिया पूरे फोल्डर को, ठीक है? अगर आपने इसमें ही आपने बोला कि ls-lrt, इसका मीनिंग होता है रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट कर देना फाइल्स को, ठीक है? और अगर आपने इसमें ही एक ऑप्शन लगाया कैपिटल एस, इसका मीनिंग होता है साइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देना, कि जिसका सबसे ज्यादा साइज है वो सबसे ऊपर, फिर जिसका उससे कम है फिर उसका नीचे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है? तो इसमें भी आपने अगर हाइफन आर ऑप्शन लगाया है तो ये रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, ठीक है? जिसका सबसे कम है उसको सबसे ऊपर कर देगा और जिसका सबसे ज्यादा है उसको सबसे नीचे, ठीक है? तो एक ऑप्शन और है इसमें ls-a, इसका मीनिंग होता है कि आपको हिडन और नॉन हिडन फाइल्स दोनों देखनी है। हाइफन ए का मीनिंग होता है ऑल, ठीक है? तो किसी भी डायरेक्टरी में हाउ मैनी हिडन फाइल्स और हाउ मैनी नॉन हिडन फाइल्स, तो हमारे पास ऑप्शन होता है ls कमांड में ls-a, ठीक है? तो ये कमांड मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आप चला के देख लेना सारे ऑप्शंस इसके। सबसे ज्यादा जो आप ऑप्शन यूज करोगे डेली यूज में वो होता है ls-lrt, सबसे ज्यादा ऑप्शन हम यही यूज करते हैं, या फिर ls-lrth। देखो एच का मीनिंग है, यहाँ पे उसकी यूनिट भी आ रही है, एच का मीनिंग ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। आपने बोला पहले अगर आप एच नहीं लगा रहे हो तो उसका साइज क्या आ रहा है, यहाँ पे बाइट्स में आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अभी मैंने बोला कि इस साइज को विद यूनिट दिखाओ, तो यूनिट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि अभी 1.8 KB की क्या है, ये पूरी आपकी फाइल है, तो उसका साइज यहाँ पे शो कर रहा है 1.8 KB, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका, आपने बोला मेरे को क्या चेक करना है, सिस्टम का रिलीज इंफॉर्मेशन चेक करनी है, ठीक है?
तो रिलीज इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमारे पास 3 फाइल होती हैं सिस्टम में, जिससे कि आप ओएस का रिलीज आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली जो फाइल है, क्या बता रहा हूं मैं, सिस्टम रिलीज इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमारे पास एक फाइल होती है, जैसे कि अभी मैंने ओपन करके बताया था आपको, सारे रेडिट के रिलीज में या आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो लिनक्स का, ये एक फाइल होती है जहाँ पे आपका ओएस का रिलीज लिखा रहता है कि अभी करंटली आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, सेम फाइल होती है आपकी क्या, सिस्टम सिस्टम हाइफन रिलीज। यहाँ पे भी आपका सेम यही इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आपकी एक और फाइल होती है ईटीसी के अंदर ओएस हाइफन रिलीज। तो ये वाली फाइल आपको आरएचएल, ये दोनों फाइल सिस्टम रिलीज और ये ओएस रिलीज, ये वाली फाइल आपको ओनली मिलेंगी आरएचएल 7 और 8 में। अगर आप 6 में देखोगे तो आपको ओनली ये वाली फाइल वहां पे मिलेगी। कौन सी, रेडेट हाइफन रिलीज वाली फाइल। ठीक है, तो सबसे पहली जो फाइल है वो ओनली आपकी आरएचएल 6 में है, और ये और तीनों जो है आपके नीचे आर रेडेट हाइफन रिलीज, सिस्टम हाइफन रिलीज, ओएस हाइफन रिलीज, ये आपकी आरएचएल 7 और 8 में तीनों ही होगी आपकी। ठीक है, आपको एक काम और कर सकते हो, ज्यादा आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो आपको 2 मशीन कॉन्फ़िगर कर लेना, एक पे आरएचएल 7 डालना और एक पे आरएचएल 6। ठीक है, तो जो कमांड देखो आप 7 पे चला रहे हो, सेम कमांड आप आरएचएल 6 वाले वर्जन पे चला के देखना, तो ज्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा क्या, बिल्कुल चेंजेस नहीं है, जो कमांड आपकी यहाँ चल रही है वही आपकी आरएचएल 6 में भी चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड है आपका क्या, सेकंड मॉनिटरिंग की कमांड है आर्किटेक्चर। ठीक है, आपको ये देखना है कि ओएस का जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट है या फिर 64 बिट है। तो हमारे पास arch कमांड होती है वो चेक करने के लिए लिनक्स में। तो x86_64 का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे 64 बिट। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, RHEL 7 एंड RHEL 8, इसमें आपका 64 बिट रिलीज ही आता है ओएस का, 32 बिट नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले के जो ओएस थे आपके RHEL 5 एंड RHEL 6, इसमें आपके दोनों रिलीज आते हैं, आपका 32 बिट भी आता है एंड 64 बिट भी आता है। ठीक है, लेकिन 7 और 8 में आपको ओनली 64 बिट मिलेगा, 32 बिट वहां पे आपका रिलीज नहीं है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर आपको चेक करना आ गया कि ओएस का आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट आपने इंस्टॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड होती है आपकी क्या, lscpu। ठीक है, तो lscpu कमांड का यूज क्या होता है, आपको ये चेक करना है lscpu, यानी कि आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन चेक करनी है एक तरीके से। देखो यहाँ पे आर्किटेक्चर भी बता रहा है। ठीक है, सीपीयू ऑपरेशन मोड यानी कि 32 बिट की चीजें भी सपोर्ट करेगा और ये 64 बिट भी सपोर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट जो ओएस का रिलीज है वो आपका 64 बिट है। ठीक है, इंटेल का आपके क्या है, कोर प्रोसेसर है i5, सीपीयू ये गीगाहर्ट्ज वगैरह दिखा रहा है आपको इंफॉर्मेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या है आपका, फुल हाइपरवाइजर वेंडर, यानी कि आपने जो मशीन बना रखी है वो किस पे बना रखी है, VMware पे। ठीक है, नेक्स्ट, इस वाली कमांड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। नहीं। एक हमारे पास कमांड होती है lscpu, सीपीयू की इंफॉर्मेशन देखने के लिए, और आपका सेम आपको मिलेगा, एक फाइल होती है कहाँ पे, प्रॉक के अंदर सीपीयू इन्फो करके। तो यहाँ पे भी आपका सेम आउटपुट होता है क्या, प्रोसेसर, ये सारी चीजें। ठीक है, और आपका
मेजर है आपका कि आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन देखनी कि उसका मॉडल टाइप क्या है, तो इंटेल का कोर प्रोसेसर आपका लगा हुआ है, तो सेम चीज आपकी सीपीयू इन्फो में मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट कमांड होती है क्या, अभी बता रहा हूं मैं नेक्स्ट कमांड आपकी फ्री कमांड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्री कमांड। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फ्री कमांड इज यूज टू चेक द सिस्टम मेमोरी, ठीक है, इन लिनक्स। फ्री कमांड इज यूज टू चेक द सिस्टम मेमोरी इन लिनक्स। जैसे आपने ओनली ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में मेमोरी कितनी है, ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है फ्री। तो देखो अभी आप ये नहीं बता सकते हो कि आपका टोटल कितना है, कितना यूज्ड है, कितना फ्री है, कितना शेयर्ड है, कितना बफर कैशे में है, कितना अवेलेबल है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो यूनिट आ रही है आपकी, वो आ रही है किसमें, बाय डिफॉल्ट ये आपको दिखा रहा है बाइट में। ठीक है, तो आपको अभी आपने बोला कि मेरे को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बताओ, या फिर आपने बोला केबी में बताओ। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इतने केबी है। ठीक है, आपने बोला मेरे को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बताओ। ठीक है, तो देखो अभी आपको वो यूनिट दे रहा है, साथ साथ आपने इस वर्चुअल मशीन को 1.9 जीबी रैम दी है, जिसमें से इतना यूज है और इतना क्या है आपका फ्री है अभी। ठीक है, स्वैप मेमोरी आपने कितना बनाया है, 4 जीबी का, और उसका यूज अभी क्या है, 0 बाइट। ठीक है, इसमें ही एक ऑप्शन होता है, आपने बोला मेरे को एमबी में प्रिंट करके दो। ठीक है, तो एमबी में उसने बता दिया कि 1984 4095 MB। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं आपके, के, एच और एम। के का मीनिंग होता है किलोबाइट, एच का मीनिंग यहाँ पे जीबी में गीगाबाइट, और एम का मीनिंग होता है आपका मेगाबाइट यानी कि एमबी में। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट कमांड है क्या, एफ डिस्क कमांड। देखो इसी में एक ऑप्शन और होता है, अगर मैं आपको बताऊं फ्री कमांड में, ये भी आप देख सकते हो, अच्छा ऑप्शन है वो, -T। तो -T में आपको ये भी बताएगा कि आपका यहाँ पे टोटल मेमोरी कितना है, कितना यूज्ड है, यानी कि आपने कहा कि स्वैप मेमोरी जो है ना, उसको भी टोटल करके मेरे को दिखाओ कि सिस्टम में टोटल मेमोरी कितनी है। तो इन दोनों का टोटल उसने किया तो 5.9 आया, और इस वाले कॉलम का टोटल किया तो इतना आया, फ्री मेमोरी का आपके पास कितना आया, ये। तो यहाँ पे -T का मीनिंग होता है ओनली टोटल। तो यहाँ पे एक नीचे एक रो ऐड करी है उसने टोटल कॉलम करके। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपका क्या, एफ डिस्क। ओके, एफ डिस्क कमांड का यूज होता है हमारे पास क्या, टू चेक द पार्टीशन, टू चेक द नंबर ऑफ पार्टीशन इन द लिनक्स, और टू चेक द यूटिलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्टीशन। ठीक है, यानी कि आपको ये चेक करना है कि मशीन में कितने पार्टीशन बने हैं, और हर एक पार्टीशन का कितना यूटिलाइजेशन आपने किया हुआ है मशीन में। ठीक है, कमांड क्या होती है हमारे पास, एफ डिस्क। एफ डिस्क कमांड में आपने बोला कि मेरे को लिस्ट करके दो, एफ डिस्क -L। तो यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपने कितने पार्टीशन बना रखे मशीन में, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल आपकी जो हार्ड डिस्क का नाम आ रहा है सिस्टम में, वो क्या आ रहा है, डेव SDA। ठीक है, साइज क्या है उसका, 20 GB। ठीक है, एंड आपके पार्टीशन का, या फिर देखो ये जो ब्लॉक्स वाला जो है ना, आपने बोला कि इतने ब्लॉक का मैंने, या इतने साइज का ये पार्टीशन है मेरा, इतने साइज का ये है, इतने साइज का आपका ये है। ठीक है, तो fdisk कमांड से आप ये पता कर रहे हो कि fdisk कमांड जस्ट प्रिंटिंग द नंबर ऑफ पार्टीशन इन द सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कमांड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिनका बहुत ही यूज है अच्छे से।
सबसे पहले बता रहा हूं मैं व्हाट इज कमांड। आपने बोला कि ये नहीं पता यार मेरे को fdisk कमांड लिनक्स में करती क्या है, तो जस्ट आपको क्या करना है, व्हाट इज करके कमांड का नाम दो। आपने बोला मेरे को ये बताओ कि लिनक्स में ls कमांड का क्या यूज है, तो क्या बता रहा है वो, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। आपने बोला मेरे को बताओ कि cd कमांड क्या करता है, क्या बोल रहा है वो, चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। आपने बोला कि मेरे को ये बताओ व्हाट इज mkdir, क्या बोल रहा है, मेक अ डायरेक्टरी, क्रिएट अ डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरीज या फिर मेक डायरेक्टरीज। यानी कि आपको अगर फाइल बनानी है तो कौन सी कमांड है हमारे पास, mkdir। ठीक है, नेक्स्ट कमांड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या, विच कमांड। यहाँ पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ टेक्स्ट फाइल जो मैंने बना रखी है। अभी आपने पढ़ा व्हाट इज कमांड, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट है क्या, विच कमांड। ठीक है, विच कमांड का मीनिंग ये होता है कि आपको लोकेशन चेक करनी है कि मशीन में जो mkdir कमांड है कहाँ से कॉल हो रही है। ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पे विच, और कमांड का नाम। आपने क्या बोला, कमांड का नाम क्या है मेरा, mkdir। तो आपको बता रहा है कि usr विन के अंदर आपकी mkdir कमांड होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप, इनका मीनिंग क्या है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये कमांड जैसे आपने एक बार चलाया ये, अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस पढ़ के बताएगा मेरे को कोई, मनीष आप ही बताना कि इन दोनों कमांड में डिफरेंस क्या आया है। एक तो बिच mkdir चलाया मैंने, फिर चलाया मैंने बिच fdisk, दोनों में डिफरेंस क्या आया। दोनों में डिफरेंस कमांड के पाथ का डिफरेंस है। हाँ, यानी कि देखो यहाँ पे आ रहा है sbin लिखा और यहाँ पे आ रहा है सर मैं ट्राई विन। करूँ क्या? तो सॉरी, विच mkdir एक डायरेक्टरी है जो कि बाय डिफॉल्ट बिन के अंदर है, और ये एसबीन के अंदर है। fdisk like sbin is a secured is been like binary directory or repository, whatever. I'm not sure, just I have tried. सी, जिस कमांड के पाथ में बिन आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि इस कमांड को सुपर यूजर भी चला सकता है और नॉर्मल यूजर भी चला सकता है। अगर जिस कमांड के पाथ में एस बिन आ रहा है तो समझ जाओ कि उसको ओनली कौन चला सकता है, सुपर यूजर ही चला सकता है बस। Super user. सुपर यूजर का मीनिंग हो गया कि रूट उस बाइनरी को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। देखो कमांड का मीनिंग होता है लिनक्स में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाइनरी फाइल। तो मेरे को ये पता करना था पहले तो कि mkdir कमांड की लोकेशन क्या है मशीन में। अब देखो आप पूरा पाथ दे के चलाओ usr win mkdir, ठीक है, आपने लिखा टच टेस्टिंग dir, तो ये कमांड चलाओ या mkdir चलाओ सेम मीनिंग है। आपने बोला पूरा पाथ मैंने मशीन में बता दिया कि कमांड मेरी यहाँ से कॉल हो रही है, तो बिच कमांड आपको ये बता के दे रहा है कि fdisk कमांड जो है मशीन में इस पाथ पे जाके पड़ी हुई है। अगर आपको देखना है तो उस पाथ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो, usr के अंदर sbin के अंदर जाओ और यहाँ पे जाके ls-l करो, किसको, fdisk कमांड को, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये बता रहा है आपको कि जो fdisk कमांड है आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आपने pwd किया तो किसके अंदर, usr sbin के अंदर। तो मैं आपको एक चीज प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसको नॉर्मल यूजर चला सकता है कि नहीं। ठीक है, मैंने चेक किया मशीन में नॉर्मल यूजर क्या है, हमारे पास लिनक्स नाम का एक यूजर है जो कि नॉर्मल यूजर है। तो मैं इसके अकाउंट में स्विच करता हूँ, मैं गया और इसमें मैंने कमांड चला के देखी fdisk-l। देखो कमांड तो चल रही है लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा कोई। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारी सुपर बाइनरी है किसकी, रूट की। तो इस कमांड को ओनली कौन चला सकता है, रूट यूजर ही चला सकता है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मेरे को ये बताओ बिच कमांड में यूजर ऐड कमांड को कौन कौन चला सकता है और उसकी लोकेशन क्या है मशीन में।
तो ये बता रहा है कि मशीन में जो यूजर ऐड कमांड है बाय डिफॉल्ट कौन रन कर सकता है, रूट। तो अब इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि नॉर्मल यूजर कभी भी मशीन में यूजर ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, यूजर ऐड करने के जो राइट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट किसके पास होते हैं, रूट के पास होते हैं। तो आगे चल के ना एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा सूडो यूजर, वहां पे आप क्या करोगे, आपने बोला कि मेरे को नॉर्मल यूजर यानी कि नॉर्मल यूजर से कोई भी रूट लेवल की कमांड अगर फायर करानी है, एग्जीक्यूट करानी है मशीन में, तो उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, सुपर पावर देते हैं। सूडो यूजर उसको हम क्रिएट कर देंगे, तो जो यूजर ऐड कमांड है ना, नॉर्मल यूजर भी इस कमांड को फिर चला पाएंगे मशीन में। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये अज्यूम करके चलो, अगर आपने बिच कमांड चलाया और उसमें एस बिन आ रहा है कमांड के पाथ में, तो उसका मीनिंग है उसको ओनली सुपर यूजर रन कर सकता है। अगर पाथ में क्या आ रहा है आपका, जैसे आपने किया बिच एलएस, तो अगर पाथ में आपका बिन आ रहा है तो उसका मीनिंग है कि एलएस कमांड को नॉर्मल यूजर भी चला सकता है और सुपर यूजर तो कुछ भी मशीन में कर सकता है, क्योंकि सुपर यूजर के पास 100% राइट्स होते हैं किसी भी कमांड को चलाने के। नेक्स्ट होता है आपका क्या, 7 वेयर इज कमांड भी हमारा सेम ही आउटपुट देता है जो कि बिच देता है हमारा। ठीक है, वेयर इज आपने बोला एलएस, तो ये भी आपको सेम आउटपुट बता के दे रहा है कि आपका मशीन में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो 3 कमांड, आपको कमांड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, व्हाट इज कमांड हमें बता के दे रहा है कि ये कमांड क्या परफॉर्म करता है, विच कमांड हमको क्या बता के दे रहा है, मशीन में लोकेशन क्या है, और वही काम हमारा कर रहा है क्या, वेयर इज। तो नेक्स्ट कमांड है आपकी क्या, मैन और हाइफन हाइफन हेल्प ऑप्शन। जैसे आपने बोला कि यार मेरे को ये नहीं पता कि fdisk कमांड में कौन कौन से ऑप्शन और उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपके पास हाइफन हाइफन हेल्प करके क्या होता है, ऑप्शन होता है। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने अगर हाइफन एल लगाया तो ये क्या करेगा, लिस्ट पार्टीशन टेबल। अगर आपने एच लगाया तो इसका मीनिंग का क्या होता है, प्रिंट दिस हेल्प टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपने हाइफन सी लगाया है तो उसका मीनिंग क्या होता है, हाइफन सी अगर आपने लगाया है तो कंपेटिबल मोड। ठीक है, जैसे आपने बोला कि ls कमांड में मेरे को बताओ, मेरे को नहीं पता कि ls कमांड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ls हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आप पढ़ना जब स्टार्ट करोगे इसको, देखो जो जो चीजें मैंने बताई थी आपको, हाइफन एस क्या कर रहा है यहाँ पे, शॉर्ट बाई फाइल साइज। हाइफन आर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, रिवर्स ऑर्डर वाइल सॉर्टिंग। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन पढ़ाया था मैंने आपको, टी पढ़ाया था ना, टी का मीनिंग होता है शॉर्ट बाई मॉडिफिकेशन टाइम न्यूएस्ट फर्स्ट। ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन टाइम से शॉर्ट तो होगा और सबसे पहले कौन सा आएगा, न्यूएस्ट वन। ठीक है, तो हाइफन हाइफन हेल्प ऑप्शन से आप किसी भी कमांड के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे आपने बोला mkdir कमांड में मेरे को बताओ क्या क्या ऑप्शन में लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे हाइफन पी का मीनिंग आपको मैंने बताया था पेरेंट्स, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग, मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड। तो यही मैंने बताया था आपको कि अगर पेरेंट डायरेक्टरी आपको बनानी है mkdir कमांड यूज करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइफन पी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मैन का मीनिंग यहाँ पे होता है, मैन एक कमांड होती है, आपने बोला ls कमांड का मेरे को मैनुअल पेज बताओ। ठीक है, ये एक तरीके से गूगल पे आपने जैसे सर्च किया, पूरा एक पेज ओपन होके आया है यहाँ पे, मतलब इन डिटेल्स। हाइफन हाइफन हेल्प में कुछ कम डिटेल्स आ रही है आपकी, और अगर आपने मैन कमांड में और कमांड का नाम दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ठीक है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। हाइफन ए का मीनिंग होता है डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। तो जिन फाइल्स की स्टार्टिंग डॉट से होती है लिनक्स में, उनको क्या बोलते हैं, हम हिडन फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हाइफन ए चलाया ls हाइफन ए, तो उसका मीनिंग क्या होता है, नॉन हिडन फाइल को भी दिखाओ और हिडन फाइल को भी दिखाओ।
सेम काम आपका कैपिटल ए ऑप्शन करता है, डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड डॉट एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। आपने बोला मैन पढ़ाओ मेरे को एफडिस कमांड का, तो ये आपको बता देगा पूरे ऑप्शंस की एफडिस कमांड का क्या यूज होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं लिनक्स में। तो यहाँ ये बता रहा है मैन्युपुलेट डिस्क पार्टीशन टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीएफ कमांड। तो सबसे पहले आप कमांड चलाने से पहले ना सबसे पहले ये देखो कि यार डीएफ कमांड करता क्या है। तो ये बता रहा है कि आपको ये रिपोर्ट करेगा फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूजेस या फिर रिपोर्ट फ्री डिस्क स्पेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको बता के दे रहा है कि आपके सिस्टम में जो आपने पार्टीशन बनाए हैं उसका अभी करंट स्टेटस क्या है। आपने बोला डीएफ करो, तो देखो डीएफ में वो आपको बाय डिफॉल्ट बाइट में दे रहा है आपको। आपने बोला डीएफ आइफन के, तो के का मीनिंग हो गया यहाँ पे क्लोबाइट। आपने बोला डीएफ आइफन के एच, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बताओ। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो हम यूज करते हैं डीएफ कमांड के साथ हाइफन के एच का, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका 9.8 जीबी का टोटल पार्टीशन है, जिसमें से आपने 3 जीबी यूज करा हुआ है। अवेलेबल क्या है आपके पास, ये है। और 31% आपका क्या है, उसका परसेंट में रेशियो है, कितना यूज आपने किया है। और आपने माउंट कहाँ पे कर रखा है उसको, स्लैश पर या फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन टाइम पे ये इसीलिए बताया था कि जो रूट पार्टीशन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लैश भी बोलो या पेरेंट पार्टीशन बोलो, या विंडो में उसी चीज को आप क्या बोलते हो, सी ड्राइव। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को ये भी बताओ कि यार पार्टीशन कौन से फाइल सिस्टम में फॉर्मेट हो रखा है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम RHEL में बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था आपको XFS। XFS का नाम क्या होता है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि मेरे को ये बताओ कि लिनक्स के सर्वर में कितने पार्टीशन बने हैं, उनका फाइल सिस्टम टाइप क्या है और उनका यूटिलाइजेशन स्टेटस भी क्या है, एक ही कमांड से। तो हमारे पास df-th कमांड होती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी पार्टीशन का फाइल सिस्टम टाइप, टोटल साइज, यूटिलाइजेशन, फ्री स्पेस और आपका कहाँ पे आपने उसको मशीन में माउंट किया हुआ है, ये सारी चीजें आप df-th कमांड से पता कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज आपके पास एक कमांड होती है नेक्स्ट, lsbl की कमांड। श्याम श्याम जी, हाँ फिर जी, हमारे fdisk कमांड और df माइनस कमांड में क्या फर्क हुआ? किसमें, fdisk और df में? देखो fdisk कमांड में आपको यूटिलाइजेशन नहीं पता चल रहा और उसका फाइल सिस्टम टाइप क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। इसमें ये जो टाइप आ रहा है वो यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी। ये नहीं पता चल रहा कि आपको, देखो सही से अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये वाला साइज और ये वाला साइज सेम है, लेकिन आप ये पढ़ के नहीं बता सकते कि यार ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में नहीं है ये। fdisk अगर हम कमांड fdisk आपको ह्यूमन बता रहा है, रीडेबल fdisk माइनस h चला लें तो fdisk, अब उसका फिर हेल्प करके देखो। fdisk कमांड ये कहता है कि अगर आपने -h लगाया तो इसका मीनिंग होता है प्रिंट दिस हेल्प टेक्स्ट, यानी कि fdisk कमांड के साथ आपने h लगाया तो वो क्या करेगा, इसके ऑप्शंस प्रिंट कर देगा कि आप fdisk में क्या क्या लगा सकते हो। ठीक है, तो fdisk कमांड में h ऑप्शन कोई होता ही नहीं है, होता है तो वो क्या प्रिंट करके दे रहा है, यूज केसेस, कि fdisk कमांड को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, df-kh कमांड होती है, जिसमें कि आप ये पता कर सकते हो कि ये पार्टीशन आपका मशीन में कौन सा बना है। जैसे हमने एक पार्टीशन बनाया था कौन सा, बूट,
अगर आपको याद हो तो बूट का हमने साइज कितना दिया था, 200 MB, 200 उतना ही दिखा रहा है ये। 131 MB यूज दिखा रहा है। अवेलेबल कितना है ये, और उसका परसेंट में यूज यूटिलाइजेशन कितना है। ठीक है, एक हमने होम बनाया था, होम भी हमने कितना बनाया था, 2 GB का। अभी यूज कितना हो रखा है उसमें से, 37 MB। अवेलेबल कितना है हमारे पास, यूज कितना है उसका परसेंट में, 2%। ठीक है, तो डिफरेंस पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है जी, ठीक है। एक कमांड होती है हमारे पास क्या, LSBLK। सबसे पहले ये पता करो व्हाट इज LSBLK। तो ये बता रहा है लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस। देखो लिनक्स में ब्लॉक डिवाइस का मीनिंग होता है कि आपने कोई पार्टीशन, यानी कि आपने कोई पेन ड्राइव इंसर्ट किया सिस्टम में, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाया, या फिर कितने पार्टीशन आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, देखो मेन आपकी हार्ड डिस्क का नाम क्या है यहाँ पे, SDA। SDA के अंदर आपने कितने पार्टीशन बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें से ये वाला पार्टीशन एक रूट पार्टीशन है आपका, ये, फिर आपने बूट बनाया है, फिर आपने होम बनाया है, और फिर आपने स्वैप पार्टीशन बनाया है। ठीक है, तो LSBL के कमांड आपको ये बता रहा है कि आपके मशीन में एक तो पार्टीशन का साइज क्या है, और यहाँ पे इस वाले RM का मीनिंग होता है रिमूवेबल। अगर आपका 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग ये होता है कि इस वाली डिवाइस को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। देखो स्लैश होम एक पार्टीशन है, इसको हम ऐसा तो नहीं है ना कि पेन ड्राइव की तरह बाहर खींच देंगे, नहीं कर सकते ना। और आपकी जो हार्ड डिस्क लगी है, इसमें जो आपने हार्ड डिस्क अटैच किया है उसको भी आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक वर्चुअल डिस्क है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने एक पेन ड्राइव को क्या कर रखा है, यहाँ पे DVD को, देखो ये चीज मैं करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना, कहाँ पे, यहाँ आपकी DVD कनेक्ट हो रखी है, इसको आपने डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, और फिर आपने कमांड चलाया क्या, LSBLK, तो आपका वो चला गया यहाँ से। और आपने जैसे ही फिर से यहाँ DVD को कनेक्ट किया, फिर से इस कमांड में उसका पूरा पाथ आपको दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैसेज भी आ गया कि एक DVD आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है इस मशीन से। ठीक है, और ये माउंट पॉइंट का मीनिंग है कि आप सिस्टम में उसको कहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसके अंदर गया, रन मीडिया रूट के अंदर LS किया आपने, तो आपकी DVD कहाँ पे पड़ी है, इस पाथ के अंदर। PWD किया आपने तो ये वही पाथ आ रहा है जो आपके LSBLK में आ रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक पार्टीशन का ये देखना है माउंटिंग पॉइंट क्या है। और देखो आपने ये भी चीज नहीं पूछी कि आपको ये कैसे पता चलेगा इस वाले नेम को देख के कि इसका टाइप क्या है। तो वो बता रहा है कि आपकी 20 GB की क्या है, एक हार्ड डिस्क है, और आपने इसके अंदर ये क्या बना रखा है, पार्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे पार्टीशन। ठीक है, RO का जो कॉलम होता है इसका मीनिंग होता है यहाँ पे रीड ओनली। ठीक है, तो रीड ओनली का मीनिंग है, अगर 0 अगर स्टेटस आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि इसमें आप कुछ भी राइट कर सकते हो। अगर 1 आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि इस वाली डिस्क में या फिर पार्टीशन में आप राइट नहीं कर सकते हो। राइट का मीनिंग क्या होता है, लिनक्स में कोई भी फाइल, फोल्डर, डायरेक्टरी, कॉपी पेस्ट आप कुछ भी कर सकते हो, राइट का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अगर रीड ओनली है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ओनली पढ़ सकते हो आप उसको। ठीक है, क्लियर ये आपका। मतलब RM और RO में मतलब उल्टा होता है, जैसे आपने RM में बताया, 0 का मतलब है कि आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, यस एग्जैक्टली। और RO में यहाँ पे 0 का जीरो मतलब है का कि आप। मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप रिमूव नहीं कर सकते इसको, और यहाँ पे जीरो का मीनिंग क्या है, आप इसमें कुछ भी राइट कर सकते हो। ओके, ठीक है, यानी कि वो एक राइटेबल पार्टीशन है या फिर राइटेबल डिवाइस है। ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है। सेम LSBL के आपको समझ आ गया।
अब नेक्स्ट होता है हमारे क्या, बीएल के आईडी। देखो आप जब प्रैक्टिकल करो ना तो आप क्या करना, देखो बीएल के आईडी कमांड में भी हमारे पास फाइल सिस्टम का टाइप आता है कि आपका जो पार्टीशन है आपने कौन से फाइल सिस्टम में उसको फॉर्मेट कर रखा है। तो बाय डिफॉल्ट RHEL 7 में कौन सा होता है, XFS। ठीक है, आपको ये देखना है। अब बीएल के आईडी में ना आपको ये नहीं बताएगा, देखो दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस जानने की कोशिश करो दोनों कमांड में। LSBL के कमांड क्या कर रहा था हमारा, एक टेबुलर फॉर्म में आउटपुट दे रहा था आपको, या फिर आप ये बोल सकते हो ट्री स्ट्रक्चर बना के दे रहा था कि आपकी हार्ड डिस्क का नाम क्या है, SDA, और फिर उसके अंदर आपका SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 ये आपने पार्टीशन बना रखे हैं। जबकि बीएल की आईडी आपको बता रहा है कि आपके मशीन में टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हैं, तो उसने पार्टीशन का काउंट दिया आपको ओनली। ठीक है, और उनका फाइल सिस्टम का टाइप भी दे रहा है आपको। ठीक है, या फिर आपने बोला व्हाट इज बीएल की आईडी, तो आपको बता रहा है लोकेट प्रिंट ब्लॉक डिवाइस एट्रीब्यूट्स। तो ब्लॉक डिवाइस का यहाँ पे मीनिंग होता है लिनक्स में, या तो वो एक पार्टीशन होगा, या फिर हार्ड डिस्क होगी, या फिर पेन ड्राइव होगी, या आपकी एक डीवीडी होगी, या फिर आपकी यानी कि कोई ऐसी डिवाइस जिसमें आप डेटा राइट कर सकते हो, कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपनी फाइल बना सकते हो, डेटा बना सकते हो, कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं लिनक्स में ये हमारी क्या है, एक ब्लॉक डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या पढ़ा हमने, बीएल की आईडी। श्याम जी, जैसे हम LSBL के करा और BL के आईडी हाँ करा तो उसके अंदर हमें 5 पार्टीशन दिख रहे थे, उसमें सिर्फ 4 दिख रहे थे। हाँ, तो उसका मीनिंग पता है क्या है, देखो हमने किया बीएल के आईडी एक बार, पहले बीएल के आईडी को व्हाट इज करो, व्हाट इज बीएल के आईडी एंड व्हाट इज एलएस बीएल के। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लोकेट प्रिंट ब्लॉक डिवाइस एट्रीब्यूट्स, और ये क्या कर रहा है हमारा, ओनली ब्लॉक डिवाइसेस की लिस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले मैंने कमांड चलाया LSBL के, तो यहाँ पे 4 पार्टीशन आपके बता रहा है। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे जाओगे कहाँ, बीएल के आईडी कमांड चलाओगे, इसमें आ रहे हैं आपके, और एक आपने कमांड चलाई df-kh। ठीक है, तो देखो हमारा जो एक ये पार्टीशन होता है ना, टेम्प पार्टीशन जो होता है, जिसमें कि आप कोई भी डेटा क्या कर सकते हो, टेम्पररी या जो कैशे मेमोरी जो बनता है ना, वो हमारा इस पार्टीशन में जाता है, किसमें, डेव टेम्प एफएस में। टेम्पररी फाइल सिस्टम होता है, तो ये हमेशा हमारा बीएल के आईडी में आपका प्रिंट होके नहीं आएगा। ओके, ठीक है, तो जो ब्लॉक डिवाइस है हमारी, क्योंकि ये क्या है, टेम्पररी फाइल सिस्टम है, जैसे कि आपने बोला एक तरीके से एक कैशे वाली लोकेशन जो होती है विंडो में, अगर आप लोगों को याद हो, परसेंट टेम्प करके फिर परसेंट करके जो लोकेशन खुल के आती है जहाँ पे हमारी कैशे फाइल बन जाती है, कभी क्लीन जी अप जी, किया है आपने विंडो मशीन में, हाँ कहीं क्या है। तो सेम लोकेशन हमारी ये होती है। तो ये वाला कभी हमारा फाइल सिस्टम टाइप में नहीं दिखाएगा, या फिर पार्टीशन टेबल में नहीं आएगा। तो एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो कि ये हमारी एक्चुअल पार्टीशन टेबल आ रही है निकल के, जिसमें कि आप कोई भी डेटा राइट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपका अभी। जी ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, DU कमांड। ठीक है, देखो DF कमांड जो होती है हमारा, उसका मीनिंग होता है डिस्क फ्रेगमेंट, यानी कि आपको ये देखना है कि कौन सा पार्टीशन का कितना यूटिलाइजेशन है, वो DF कमांड से होता है।
du कमांड का मीनिंग होता है कि विंडो में आप एक काम करते हो, अगर आपको पता हो, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। आपने बोला कि मेरे को ये बताओ कि मेरी जो ये फाइल बनी हुई है इसका टोटल साइज कितना है। आप प्रॉपर्टीज में गए तो यहाँ पे इसका बताया साइज ये कितना यूज कर रहा है, 48 KB की फाइल है, ठीक है। तो या फिर आपने यहाँ पे भी देख पा रहे हो 46 KB की फाइल है ये, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, मेरी अभी फाइल की लोकेशन क्या आ रही है, सी के अंदर यूजर्स, फिर मेरा यूजर नेम आ रहा है, फिर वन ड्राइव करके लोकेशन आ रही है। तो ये फाइल पता है कहाँ का साइज स्पेस यूज कर रही होगी, वन ड्राइव का, ठीक है। अगर आपने जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर गए और यहाँ पे एक ये करके एक फाइल है, जैसे ये है, इसका साइज कितना आ रहा है अभी 3.53, और लोकेशन क्या आ रही है इसकी अभी, ठीक है। तो यानी कि मेरी जो ये ISO फाइल है ये पता है स्पेस कहाँ का ले रही है, सी ड्राइव का। तो सेम चीज आपको ये पता करना है कि यार लिनक्स में कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट पार्टीशन का कितना साइज यूज कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कमांड होती है व्हाट इज du। du का मीनिंग होता है डिस्क यूजेस, ठीक है। डिस्क यूजेस का मीनिंग क्या हो गया, आपने बोला ls किया, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, आपने बोला कि मेरे को ये बताओ कि ये अभी फाइल कितना स्पेस यूज कर रही है। तो उसने बताया क्या 4, लेकिन उसकी यूनिट नहीं दी। तो यूनिट देने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, du-sh और आपकी फाइल का नाम। तो ये बता रहा है आपको कि ये टोटल फाइल का साइज क्या है, 4 KB का, ठीक है। देखो du कमांड का आपको बहुत यूज करना होगा लिनक्स में, क्योंकि आपको पता होगा लिनक्स में कॉन्टिन्यूसली लॉग फाइल बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पार्टीशन का स्पेस क्या है, फुल हो जाता है। तो आपको ये लॉग मॉनिटर करने के टाइम पे बहुत यूज करना होगा। जैसे आपने बोला कि यार मेरे टेलीकॉम के जो लॉग है ना वो लिनक्स के सर्वर के इस पाथ पे जाके बनते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे इशू फेस करने को मिलेंगे कि कोई एप्लीकेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉग बना रही है, जिसकी वजह से मेरा पार्टीशन का जो साइज है ना वो फुल हो जा रहा है। तो आप ये चीज चेक कैसे करोगे, आप बोलोगे कि उस लोकेशन पे जाके मैं पहले ये चेक करता हूँ कि सबसे ज्यादा फाइल कौन सी साइज का है, कौन सी फाइल का है, ठीक है। तो आप ये कमांड चलाओगे तो ये बताएगा कि यहाँ पे एक फाइल है 4 KB की, फिर एक फाइल है 4 KB की, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी डायरेक्टरी में जाके आपने ये पता किया कि जैसे आपने बोला ईटीसी के अंदर एक passwd नाम की फाइल है, उसका साइज चेक करके बताओ कि वो टोटल करंट साइज उसका क्या है। उसने बताया कि अभी साइज क्या है मेरा 4 KB का। या फिर आप इसके अंदर गए, सीडी करके कहाँ पे गए, ईटीसी के अंदर, आपने बोला कि जितने भी फाइल या फोल्डर हैं उनका सबका साइज बताओ इस करंट डायरेक्टरी में क्या है। तो अभी ये बता रहा है कि यहाँ पे टोटल जो साइज है अभी फाइल और डायरेक्टरीज का वो कितना है 42 MB। इस डॉट का मीनिंग क्या हो गया, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो हमारा क्या है, ईटीसी, ठीक है। या फिर मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रन मीडिया के अंदर गए आप रूट करके, और यहाँ पे आपकी मीडिया पड़ी हुई है क्या, ये आपने कहा इस फोल्डर का साइज बताओ, जो ये फोल्डर बना हुआ है ये कितने जीबी का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कमांड चलाओगे क्या, du-sh। तो क्या बता रहा है कि इस फोल्डर का टोटल साइज क्या है हमारा 3.7। तो सेम ISO हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, तो इसका भी साइज यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो नियर अबाउट 3.7 ही आ रहा है। सेम आपने यहाँ पे चेक किया, इसका साइज कितना आ रहा है 3.7। तो du कमांड का आपको थोड़ा बहुत यूज पता चल गया होगा।
सीडी करके जैसे आप इस पाथ में गए, फिर आपको पता करना है कि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उनका साइज बताओ मेरे को। ठीक है, बता रहा है कि यहाँ पे एक ये फाइल है, उसका 29 MB का साइज है। आप इसके अंदर गए तो 5.9, 102 MB, 300 MB, 3.1 GB, 8.5 MB, ये KB में फाइल बनी हुई है आपकी, और ये आपकी, ठीक है। ls करके आप ये भी देख सकते हो कि आपकी फाइल कौन कौन सी यहाँ पे डायरेक्टरी है और कौन कौन सी फाइल है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको du कमांड। देखो, पार्टीशन का यूटिलाइजेशन स्पेस देखना है तो df कमांड है। किसी फाइल या डायरेक्टरी का आपको साइज चेक करना है कि ये अभी कितने साइज का फोल्डर है या कितने साइज की फाइल है, तो उसके लिए हमारे पास होती है du कमांड। ठीक है, मनीष क्लियर है ना? क्लियर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अप टाइम कमांड। जैसे आपको ये देखना है कि मेरी मशीन कितने टाइम से अप है, यानी कि कितने टाइम, टोटल टाइम आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार जब सर्वर मेरा अप हुआ था उस टाइम से लेके आज तक, जैसे 1 साल बाद आपने कमांड चलाया अप टाइम, सबसे पहले व्हाट इज करो अप टाइम पर, तो ये बता रहा है टेल हाउ लॉन्ग द सिस्टम हैज बीन रनिंग। ठीक है, तो अप टाइम आपने जैसे ही चलाया तो आपको बता रहा है कि आपको, आपने जो सिस्टम अप किया था ना, उसको हो गए कितनी देर, 1 घंटे 47 मिनट से आपने क्या किया हुआ है, सिस्टम को अप कराया। और कितने बजे अप किया था आपने, 8:04 पे। और अभी क्या है हमारा 1:47, और अगर आप डेट कमांड चला के चेक करोगे, ठीक है, तो ये हमने रिबूट किया है क्या मशीन को अभी? देखो, या तो अप टाइम से भी चेक कर सकते हो, या फिर हमारे पास एक -u कमांड भी होती है। -u कमांड में एक ऑप्शन है जैसे w, इसमें भी आपको पता चल जाता है। देखो सेम चीज, w कमांड चलाओ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोगों को? इनमें दोनों तीनों कमांडों में डिफरेंस क्या है? एक तो मैंने -u कमांड चलाया, एक चलाया मैंने अप टाइम कमांड, और एक चलाया मैंने ओनली w कमांड। थोड़ा सा डिफरेंस देखो, फिर से चला देता हूं मैं। अप टाइम मैंने सबसे पहले चलाया, ऐसा करता हूँ मशीन को एक बार रिबूट कर देता हूँ, फिर अप टाइम चलाते हैं हम, तब थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, w और who कमांड को भी माइंड से स्किप कर देना, ओनली मैं अभी अप टाइम कमांड चला के दिखाऊंगा आपको, तो उसका मीनिंग क्या है। श्याम, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये कल जो हमने पीडीएफ लैब पीडीएफ फाइल जो देखा था, उसमें ये नहीं था, ये टच और हिडन फाइल और ये सारी लैब नहीं थी उसमें कल। हाँ, वो आज वाले सेशन में डे 3 की पीडीएफ जो शेयर करूंगा ना मैं, उसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। एक शाम जी, कल हमने जैसे रिबूट किया, आपने 3 कमांड बनाई थी, inet6, रिबूट और और सिस्टम रीस्टार्ट। सीरियल रिबूट। हाँ, उन तीनों में मतलब कोई डिफरेंस रहता है या तीनों सेम ही है बिल्कुल? नहीं, तीनों में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, बूटिंग प्रोसेस, कि लिनक्स का बूटिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, तो जब मैं समझाऊंगा तीनों कमांड में डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। अभी हमने अप टाइम चेक किया, तो ये बता रहा है कि आपके सिस्टम को अप हुए कितनी देर हो गई, 1 मिनट।
ठीक है, समझ आ गया ना। तो अप टाइम कमांड का ओनली ये यूज होता है कि आपको ये चेक करना है कि सिस्टम में करंटली कितने यूजर लॉगिन है। तो अप टाइम आपको ना बेसिकली देखो 3 चीजें दे रहा है। एक तो कितना देर हो गया सिस्टम को अप आए, कितने यूजर लॉगिन है अभी, और मशीन का लोड हमारा क्या है। तो लोड चेक करना आपको अभी नहीं आता कि इन तीनों वैल्यूज का मीनिंग क्या है, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हम यही देखेंगे कि सिस्टम का लोड अगर ज्यादा हुआ तो उसको कैसे मॉनिटर करोगे आप। कभी कभी ये होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि लेटेंसी, हमने कोई रिमोट मशीन को एक्सेस किया और वहां पे हमें ऐसा लगता है कि लेटेंसी हो रही है बहुत ज्यादा मशीन में, या फिर हम कोई कमांड चला रहे हैं तो बहुत देर से आउटपुट आ रहा है। तो वो सारी चीजें मैं प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा। अभी 2 चीजें आप समझ लो कि अप टाइम में एक तो यूजर कितने लॉगिन है और मशीन को अप हुए कितनी देर हो गई। ठीक है, तो यही चीज हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। टेल हाउ लॉन्ग द सिस्टम हैज बीन रनिंग। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, हु कमांड। ठीक है, तो हु में पहले सबसे पहले व्हाट इज करके दिखा देता हूं आपको मैं। हु का मीनिंग है शो हु इज लॉग्ड ऑन, डिस्प्ले हु इज ऑन द सिस्टम। तो एक बार अप टाइम कमांड चला के रखो, वो कितना बता रहा है, 2 यूजर लॉगिन है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उन यूजर्स का नाम क्या है, कौन कौन से यूजर मशीन में लॉगिन है। तो हमारे पास कमांड क्या होती है, हु हाइफन यू। यू का मीनिंग होता है यहाँ पे यूजर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो रूट यूजर है उसने मशीन में 2 सेशन बना रखे हैं। एक तो अब आपका सेशन क्या है, अब मैं क्या करता हूं, इसी मशीन में दूसरे टर्मिनल पे जाके, ठीक है, यहाँ पे स्विच कर देता हूँ किससे, लिनक्स से, और फिर यहाँ पे कमांड चलाता हूँ क्या, हु हाइफन यू। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीटीएस 1 आ गया। देखो इसका समझ आया, तीनों का मीनिंग क्या है। बट इसमें यूजर का नाम नहीं आया, लाइनक्स सिर्फ रूट ये भी दिखा हाँ, रहा वो है, रूट से लिनक्स लॉगिन। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने अकाउंट में स्विच किया है। अच्छा मशीन में अच्छा, लॉगिन अभी भी आप किससे हो, रूट रूट से ही से। लॉगिन। तो मैं यही, अगर आपने देखो यहाँ कंट्रोल ऑल्ट F2 किया और यहाँ पे आपने लिनक्स यूजर से लॉगिन कर गए यहाँ पे, ठीक है, और फिर आपने वहीं पे जाके कंट्रोल ऑल्ट F1 से अभी आपने फिर से कमांड चलाई क्या, हु हाइफन, तो अभी आपको बताएगा कि यहाँ पे एक लाइनेक्स नाम का यूजर भी मशीन में लॉगिन है। समझ आ गया। नहीं, लाइनक्स नाम का यूजर तो बता दे, लेकिन उसने उस यूजर के 2 लॉगिन्स क्यों दिखा दिए? इसके क्योंकि एक रूट के थ्रू भी लॉगिन है ना, इसलिए। देखो, आप एक और टर्मिनल ओपन करोगे ना तो वो उसको एक सेशन काउंट करेगा। एक और रूट दे दिया उसने। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो पीटीएस का मीनिंग होता है कि आप ग्राफिकली सिस्टम में लॉगिन हो, और टीटीवाई का मीनिंग होता है कि टर्मिनल से, यानी कि आप कमांड लाइन से लॉगिन हो। तो कमांड लाइन लॉगिन हमने कहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे। और कंट्रोल ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल लॉगिन है। जैसे ही देखो यहाँ पे आप एग्जिट करोगे तो अपने आप से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका एक सेशन कम हो गया ना। जैसे ही आप यहाँ से एग्जिट करोगे तो फिर से आप -u कमांड चलाओगे तो यहाँ पे भी आपका एक सेशन कम हो जाएगा। अगर आपने कहा कि कंट्रोल ऑल्ट F2 करके गया और यहाँ पे आपने लिनक्स से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, और फिर आपने कमांड चलाई क्या, कंट्रोल ऑल्ट F1 पे ही क्या कमांड चलाई आपने, हु हाइफन यू। तो यहाँ पे लिनक्स नाम का यूजर भी आपका अभी नहीं है। तो ये वाला जो टाइम होता है वो ये बताता है कि मशीन में कितने बजे लॉगिन किया था, और उसको एक प्रोसेस आईडी मशीन में कौन सा मिला है। ठीक है, सेम कमांड आपका डब्ल्यू कमांड करता है। डब्ल्यू कमांड में आपको ये भी पता चलता है कि आपने मशीन में कौन सी कमांड चला रखी है। व्हाट का मीनिंग है कि आप मशीन में क्या परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मशीन में एक SSH का सेशन बना लेता हूँ रूट से।
अभी इसका मीनिंग आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, आप लोग करते ही हो एसएसएच वगैरह। तो मैंने क्या किया है, अपनी इसी लोकल मशीन पे एक रूट से एसएसएच के थ्रू लॉगिन किया है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि डब्ल्यू कमांड में ये चीज आती है या नहीं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है आपने इतने बजे मशीन में क्या किया था, SSH root @ localhost। समझ आ गया ना। अभी मैं एक सेशन बना के सेम काम कर देता हूँ लिनक्स से। मैंने क्या किया, linux @ localhost, ठीक है। और इसका पासवर्ड मैंने डाल दिया क्या, रेड हैट। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया मशीन में। अभी देखो आप फिर से अगर डब्ल्यू कमांड चलाओगे तो क्या आना चाहिए आपका, लिनक्स नाम का यूजर आपका आया, ठीक है। लेकिन उसका भी आपका एक सेशन बनाया किस नाम से, SSH linux @ localhost। समझ आ गया ना आपको। और ये बता रहा है कि किस मशीन से आप लॉगिन हो। तो हमने लोकल होस्ट ही किया था वहां पे, लिनक्स @ localhost और रूट @ localhost। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। इस कमांड का बहुत यूज है, who-u का और w का। आपने देखा होगा ऑपरेशंस वाली टीम टेलीकॉम में क्या करती है, वो सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं, आप कभी कभी ओएसएस वाली टीम को ये मेल करते होंगे कि हम अपने यूजर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पता है क्या करते हैं, पहले ये देखेंगे कि आपके मशीन में सेशन कितने बने हुए हैं। मैंने बोला कि यार जो लिनक्स नाम का यूजर है एक सेशन बना के बैठा है। तो कभी कभी पता है क्या होता है कि यूजर प्रॉपरली लॉग आउट नहीं करता है ना मशीन में, तो इसका स्टेटस पता है क्या होता है, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड हो जाता है स्टेटस। जब आप मशीन से प्रॉपरली लॉग आउट नहीं करते हो तो इसका स्टेटस क्या हो जाता है, हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि आपको फिर उस यूजर के सेशन को क्या करना है, मैनुअली क्लियर करना होता है। तो जैसे कि मेरे को नहीं पता कि आप लोग ओएसएस टीम से कांटेक्ट करते हो या नहीं। जब मैं ओएसएस में था तो मेरे पास बहुत सारे यही मेल आते थे कि हमारा यूजर एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पा रहा, या आप मशीन होता में तो है लॉगिन नहीं ऐसा, कर पा रहे। जहाँ पे होता है ना। नंबर ऑफ लॉगिन्स की लिमिटेशन होती है वहां पे भी ऐसा होता है। तो मतलब 10 हैं और पुराना वाला प्रॉपरली लॉग आउट नहीं हुआ तो वो नए लोगों को लॉगिन नहीं करने देगा। बिल्कुल। फिर पता है आप क्या करते हैं उस केस में, उस केस में हम करते हैं जैसे कि आपने बोला कि यार इस वाले प्रोसेस पे ये यूजर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, kill-9 और उसकी प्रोसेस की आईडी। तो मैं अभी ये किल कमांड में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी वो सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह में, कि प्रोसेस कैसे मॉनिटर करे जाते हैं, कैसे प्रोसेस को किल करते हैं हम। क्योंकि हर एक प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस भी होता है, फिर उसका चाइल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रोसेस मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक लास्ट कमांड पढ़ा रहा हूं मैं आज, कैट कमांड। क्योंकि हमने फाइल के कंटेंट को पढ़ना नहीं बताया आपको मैंने, ठीक है। ओनली टच कमांड से ब्लैंक फाइल बनाना बता दिया था, लेकिन फाइल के कंटेंट को पढ़ोगे कैसे, तो हमारे पास उसके लिए होती है कैट कमांड, ठीक है। जैसे आपने ls किया यहाँ पे, और एक कैट से पहले इको कमांड पढ़ा देता हूँ। जैसे आपने बोला मेरे को कोई मैसेज प्रिंट करना है टर्मिनल पे, ठीक है। आपने बोला हेलो हाउ आर यू, तो ये सेम मैसेज आपको प्रिंट करके दे देगा, क्या, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो अभी इको कमांड में अगर आपने ये वाला ऑपरेटर अगर यूज करा है, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन सिंबल बोलते हैं ना इसको। हाँ जी मनीष, हेलो। हाँ जी ग्रेटर देन बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं बट बढ़िया आगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ग्रेटर देन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि यार ये वाला मैसेज ना अपने आप से यहाँ पे एक फाइल बने किस नाम से, आउटपुट के नाम से। और आपने बोला कि मेरे को ये पढ़ना है कि आउटपुट वाली फाइल में
क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या कमांड होती है, कैट कमांड। देखो इको कमांड ने अपना काम किया मैसेज प्रिंट करने का, और इस वाले ऑपरेटर से हमने क्या किया, इस आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दिया किस फाइल में, आउटपुट नाम की फाइल में। तो इसने फाइल भी क्रिएट करी और कंटेंट भी राइट किया। ऐसा ऐसा तो यस, नहीं है ये फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी जरूरी है? या तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज करो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, ये वाला ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखा। ओके। तो अभी हमें क्या करना है बेसिकली, एक तरीके से मैं पता है आपको क्या बता रहा हूं कि आपको फाइल में अंदर नहीं जाना है, बाहर से बैठ के कोई मैसेज आपको क्या करना है, फाइल में इनपुट कराना है। जैसे आपने बोला एक फाइल भी बन जाए और उसमें कुछ टाइप भी हो जाए। क्या बोला आपने, दिस इज माई टेस्टिंग फाइल। ठीक है, आपने बोला कि एक फाइल बने और उसका आउटपुट कहाँ पे सेव हो जाए, माई फर्स्ट फाइल करके। अगर यहाँ पे माई फर्स्ट फाइल की जगह फाइल का पाथ दे देंगे तो वो पर्टिकुलर पाथ पे क्रिएट पाथ में होगी चला फाइल। जाएगा, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। जैसे आपने बोला कि मेरी यहाँ पे एक एबीसी करके कोई फाइल पड़ी है, देखो फाइल है ना यहाँ पे एबीसी, कहाँ है, ये आपकी फाइल है। इसको आपने कैट किया, आपने कहा कि यार मेरे को ये बताओ कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा है। तो अभी फाइल में कुछ नहीं है, ब्लैंक फाइल है ना। करेक्ट। आपने बोला कि इसमें एक मैसेज जाना चाहिए, क्या, ये वाला मैसेज। ठीक है, आपने यहाँ पेस्ट किया, एंटर किया, अभी कैट किया एबीसी को, तो या आपने बोला कि एक फाइल बनाओ पहले, कहाँ पे, वेयर के अंदर, एबीसी के नाम से, और एक उसमें मैसेज दो, क्या, दिस इज माई रेगुलर फाइल, और उसका आउटपुट कहाँ पे सेव होना चाहिए, वेयर के अंदर एबीसी नाम की फाइल में। अभी आप इसको कैट करोगे तो क्या होगा, आगे समझ। इसका मतलब ये है कि फाइल वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसमें हमें कंटेंट डालना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये फाइल भी बना देगा नई। तो फिर हमने यहाँ पे फाइल क्यों बनाई टच के थ्रू अभी? ये ये तो मैं टच। आपको दिखाना चाह रहा था ना, क्योंकि आपने बोला था ना कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसमें हम आउटपुट रीडायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं। हाँ हाँ, तो दो चीजें हैं। अगर फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उसमें कंटेंट राइट हो जाएगा, और अगर फाइल नहीं है तो वो फाइल राइट करके कंटेंट क्रिएट करेगा। देखो पहले यहाँ पे एलएस करो, कोई एक ऐसी फाइल बनाते हैं जो यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, मैंने कहा इको में एक टेस्टिंग नाम का मैसेज जाना चाहिए, फाइल का नाम दे दिया मैंने न्यू। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, इस एक न्यू नाम से फाइल भी बन जाएगी और उसमें कंटेंट भी लिख जाएगा, क्या, करेक्ट। टेस्टिंग टेस्टिंग। प्रिंट हो जाएगा ठीक है, उसमें। और आपने कैट किया किसको, न्यू को, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, एलएस करोगे तो यहाँ पे एक न्यू नाम की आपको फाइल भी दिख जाएगी। तो ये और वाला अगर ऑपरेटर जो है ना, हाँ हाँ, ये ऑपरेटर पता है क्या कर रहा है, फाइल भी बना रहा है और उसमें कंटेंट भी लिख रहा है। और अगर यही फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अभी इसी में हम इको को दोबारा इस कमांड को दोबारा चलाएं, इको टेस्टिंग को, तो वो उसी में अपेंड हो दोबारा, जाएगा। जैसे सपोज करो, हाँ अपेंड नहीं होगा, वही मैं अगला बताने वाला था आपको। आपने क्या कहा यहाँ पे, बोला कि यार एक मैसेज जाना चाहिए किस फाइल में, न्यू वाली फाइल में। तो ये पता है अभी क्या करेगा, आपके लास्ट वाले कंटेंट को क्या मार देगा, ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट कर देगा। आपने कहा कि यार ओवरराइट नहीं होना चाहिए, फाइल में नीचे ही अपेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डबल ऑपरेटर लगाते हैं। और आपने यहाँ पे एक मैसेज दिया, क्या, अपेंड इन फाइल। ठीक है, अभी आप कैट करोगे न्यू को तो क्या आना चाहिए, दोनों लाइन आपकी यहाँ पे
लाइन चेंज जितनी हो बार जाएगी। फर्स्ट टाइम अगर फाइल में लिख रही हो तो क्या लगाओ, सिंगल ऑपरेटर लगाओ। अगर दोबारा आपको फाइल में कुछ ऐड करना है उसके नीचे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डबल ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा। और लाइन चेंज कर देगा ये उसकी। लाइन चेंज कर देगा। जैसे जितनी भी बार आप इसका यूज करोगे ना, ई को आपने कहा कि ऐड थर्ड लाइन, ठीक है, कहाँ पे, अभी ये क्या करेगा बताएगा कोई? ये ओवरराइट कर देगा उसको न्यू पे। दोनों लाइन को हटा के सिंगल लिख देगा। और अगर आपने यहाँ पे अगर क्या लिखा, ये लिखा, तो ये क्या कर देगा आपका, दूसरी लाइन को एक और लाइन नीचे ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी मतलब लास्ट कमांड थी आज की। अच्छा, एक चीज कल जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने फाइल क्रिएट करना देखा था, यूजर क्रिएट करना देखा था, फाइल और डायरेक्टली डिलीट करना नहीं देखा था। रिमूव कैसे करेंगे? यूजर रिमूव करना तो देखा था कल। अभी वो कल की क्लास में पढ़ेंगे होपफुली हम। अच्छा, वो आगे मुझे लगा कल मिस ना हो गया और इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मैं आज रिवाइज कर रहा था तो मुझे उसमें लगा सिर्फ क्रिएट क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट नहीं किया। यूजर को हमने क्रिएट किया, यूजर डिलीट किया, लेकिन जो फाइल हमने क्रिएट करी तो उसको डिलीट नहीं किया। अभी कल हम यही पढ़ेंगे कि फाइल को सीपी कैसे करते हैं, एमबी कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, सारी चीजें कल पढ़ेंगे हम। ठीक है। और ये ये हमने अभी देखो, इको जो हमने अभी पढ़ा है, तो जहां पर हमने अपेंड साइन लगा के न्यू दिया है, हम पर्टिकुलर पाथ देके वहां पर भी वो फाइल का नाम देंगे तो उस पर्टिकुलर पाथ में जाके वो फाइल बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने एक वेर के अंदर एक फाइल बनाई थी, अगर आपको याद हो, वो एबीसी वेर करके के अंदर बनाया। एबीसी। तो अच्छा, इस फाइल में आप कैट करोगे ना वेर एबीसी करके, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उस लाइन को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि सिंगल ऑपरेटर ये कहता है कि मैं पुराने चेंजेस को क्या कर दूंगा, ओवरराइट कर दूंगा। और डबल ऑपरेटर ये कहता है कि मैं फाइल में बिना ओवरराइट करे नीचे अपेंड कर दूंगा उस कंटेंट को। और अभी हमने एक जैसे ग्रेटर देन हमने लेस देन साइन बनाया था, उसमें क्या फर्क था? सेम ही काम कर रहा लेस था वो तो। देन नहीं, ग्रेटर देन ही यूज करना है। अगर आप लेस देन यूज करोगे ना तो उसको एज अ मैसेज प्रिंट कर देगा बस। ठीक है, तो मतलब फाइल में आज राइट नहीं हमने, करेगा, उसमें मैसेज मैसेज ही प्रिंट करेगा बस। यस, मतलब कुछ लिख नहीं सकते आपसे, क्योंकि किसी भी मैसेज को रीडायरेक्ट करता है हमारा ये वाला ऑपरेटर, और अपेंड करने का काम करता है हमारा क्या, डबल। डबल वाला। ठीक है, ठीक है। मनीष आप एक काम करना, जो आज की वो है रिकॉर्डिंग, उसको गूगल, मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर देता हूँ, है हाँ ना। रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दो। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं 10 बजे। फिर आपकी 2 दिन क्लास नहीं है तो प्रैक्टिस कर लेना आप आराम से 2 दिन। ठीक है, और शुरू के 10-15 मिनट पहले यार डाउट वगैरह पूछ लिया करो, कोई कमांड समझ नहीं आई या फिर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मेरे क्योंकि को ये थोड़ा कमांड का, शुरू के 10 मिनट अगर लास्ट प्रैक्टिस से कुछ, लास्ट सेशन से कुछ अगर डाउट्स हैं तो वो पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसको फिर आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद। जैसे आज ठीक मेरे है, आज जो दो तीन डाउट हुए तो वो आपकी पीडीएफ फाइल से हो गए थे करेक्ट, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग में शायद कई जगह, जैसे एक जगह आपने कंट्रोल के बताया था, हमने कंट्रोल पी बोल दिया था शायद। तो मैं वो तो देख रहा था, फिर वो मैंने पीडीएफ खोली तो उसमें वो कंट्रोल के लिखा हुआ था। कंट्रोल पी बोल दिया था। नहीं मतलब वो जब हम कर रहे थे कि जब लास्ट लाइन से डिलीट करना होता है लास्ट का, जैसे हमने कंट्रोल एन पर पढ़ा था, जो पहले का डिलीट करना पड़ जाता है कभी कमांड के बीच में से पहले जो गलत डाटा लिखा गया है। कंट्रोल यू से तो पहले का होता है। पहले का था, और वो कंट्रोल के से होता है आगे का। कंट्रोल के से बाद का होता है। हाँ वो बाद का होता है ना वो। जब आप, मैं कल दिन में रिकॉर्डिंग सुन रहा था ना, कुछ कमांड समझ नहीं आ रही थी जब मैं कर रहा था प्रैक्टिस, तो उसमें शायद अच्छा, कंट्रोल पी बोल रखा था। तो कंट्रोल पी का मीनिंग होता है लास्ट कमांड को प्रिंट करना। हम्म,
जैसे आपने कहा कि मेरे को ये बताओ कि लास्ट कमांड कौन सी प्रिंट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे कमांड क्या चलाओगे आप, कंट्रोल पी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सर जी 10 ठीक है, बजे। ओके, थैंक यू, ओके सर, थैंक ठीक यू, है, गुड नाइट। ओके, बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। यार ये रिकॉर्डिंग बहनचोद क्यों नहीं हो रही है? ऐसा ना कर मन्नू भैया। नहीं मैं क्या नाम है, बहुत दिन हो गए ना यार यूज किए हुए इसको। ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन ऑन वो तो हो गया है, मतलब रेड तो हो गया था, बट ये साला दोबारा बटन दबाने पे ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा? यार सेविंग टू लिखा हुआ तो आ रहा है हमें, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। कहाँ आ रहा है? लिख के आ रहा है ना हाँ, कहीं, तो है ना? बात कर। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? नहीं, स्क्रीन पे बस हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, बस मनीष मीटिंग दिख रहा है। ये इसका अच्छा तुम्हें वो टैब नहीं दिख रहा होगा तो एक मिनट। आ रहा है ना तुम्हें लिख के सेशन रिकॉर्ड? तो भोसड़ी गई हो कहाँ रहा है रिकॉर्ड? रिवाइंड में खटपट, ये भाई तुझे सेशन बंद देखना हो गया। पड़ेगा उसे, वो जो है ना अफ्रीका वाला भाई, अरे वो चूती ने बहन चोद दिमाग करना खराब पड़ेगा, कर दिया भोसड़ी वाला। वरना वो कहते मुझे भेजा नहीं। अरे वो गाली देखा मत दे आधा यार तू, बता रहा था। मैंने वो लगा रखा है स्पीकर। अबे आधा घंटा बर्बाद कर दिया उसने यार। वो तो सच में मुझे देवेश ऐसा सुनाई दे रही है तेरी आवाज। देवेश तो अपनी हरकतें क्यों नहीं सुधारता ये? गधा आदमी है मैं बिल्कुल सुधार दूं, यार। तू अपने भी सुधार ले। मैंने तो हेडफोन लगा बच्चों रखा है, मैंने तो पूरी बच्चों सुधार से लड़ रखी रहा है। है और लाउड स्पीकर ऑन कर रखा है। अबे म्यूट बच्ची को करने के मेरे लिए लड़ता है भाभी से। अबे भाभी से अरे लड़ यार रहा था, वो वन्नी थी, इरिटेशन हो गई है चार्जर भाई निकाल के ले गई, ये कभी कुछ निकाल के ले गई। अभी रिकॉर्डिंग तू म्यूट का। कर लेना, तू चिल्लाए बड़ा है, आ वन्नी मेरा हेडफोन कहाँ गया ना, मेरा ये कहाँ। तो बोला मत कर, तेरी आवाज नहीं आती है। यार ये ऑटोमेटिक ना क्या करता था साला, जब भी सेशन बंद होता था ना तो ये ऑटोमेटिक पूछता था रिकॉर्डिंग का क्या करना है भाई, सेव करनी है? अभी पूछ नहीं रहा हरामजादा यार ये। मेरे को टेंशन हो रही है यार बहुत ज्यादा। चेंज प्रेजेंटर। भाई अगर तूने रिकॉर्डिंग नहीं शेयर किया ना तो तू देख के पैसे तू देगा हमारे सेशन के। मैं तो ये वाली क्लास थी इसलिए पैसे दे रहा था 10,500 रुपए, और मेरे को सेशन हाँ नहीं मिला, मैंने देने का। अरे तूने पैसे ट्रांसफर कर दिए क्या? हाँ, नहीं अभी नहीं किए भाई। अबे इसको देने कितने हैं? पहले एक साथ देने हैं, एक एक करके देने हैं? कैसे देने हैं मतलब मॉड्यूल वाइज मनीष देने हैं? फॉलोअर इसने वैभव ने बात की थी, क्या बात की थी नहीं? अबे वो तो 10.5 मांग रही है, अभी भी सिर्फ लाइनक्स क्लास के मांग रही है। अच्छा तो साढ़े कैसे अरे तो किस्तों में इसका देना है, एक 100 100 रुपए बार पर डे मेरे को देने हैं, बता कैसे भाई देना कब है? तक का, मेरे को तो पता ही नहीं कब तक का प्रोग्राम है ये, कितने दिन चलेगा कार्यक्रम, और ओपन ये स्टैक ये एक तो महीने के कल अंदर क्लोज कर देगा। एक महीने के अंदर मतलब ये लाइनक्स 5 कंप्लीट हफ्ते करेगा और देगा, ज्यादा से ज्यादा। का ओपन स्टैक। 2.5 महीने के अंदर ओपन स्टैक, मतलब 2.5 महीने का मतलब ये है 8 क्लासें, 8 से 10 क्लासें वीकेंड पे। हाँ हाँ, वीकेंड। 10 और क्लासेस, हाँ 10 क्लासेस और वीकेंड ये पे। और 1 महीने तक चलेगा ये तुम्हारा लाइनेक्स 5 डे अ वीक, है ना? प्लान। हाँ 24 तारीख से अभी तुम्हारा वो सेशन शुरू हो रहा है वो ओपन स्टैक वाला। इतनी जल्दी 7 हम कर तारीख से। लेंगे यार? क्या बात कर रहा अरे है यार? 7 तारीख से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। अच्छा अगले महीने 7 तारीख से स्टार्ट होगा देख यार। मनीष, तू तू सारी चीजें छोड़, तू इसकी रिकॉर्डिंग छोड़। This conference will now be recorded. यार अब रिकॉर्डिंग आ रहा है लिख के भाई यार। This शांति conference से will now be recorded. शांति से गूगल पे सर्च मार के ढूंढ ले, और फिर टेंशन ना ले, कर ले, ठीक है? मैं चलो तुम सोता लोग हूँ। ड्रॉप हो जाओ तुम, ठीक है? ठीक है। यार ऐसा तो नहीं था कि यार वो उसको प्रेजेंटर बना दिया था तो उसने रिकॉर्ड करना था? पता नहीं, मुझे नहीं तेरे को ऑप्शन तो है था, बता उसकी बट रिकॉर्ड हो मैंने रहा है। यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने करी है, उसने बोला है दिस सेशन, उसकी वो आता है वॉइस ओवर हाँ आता है तूने बोला, बैकग्राउंड। उसके बाद वो आया था, उसने बोला भी था लड़की ने। लड़की ने बोला था ना यार, तो ऐसे कैसे हो सकता है हाँ यार? अब चलो बोला तुम था, लोग नीचे ड्रॉप लिखा हो। भी आ रहा था।
चलो चलो चलो, ठीक है, तुम लोग डिस्कनेक्ट हो, मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ, हो सकता है बंद करूँ तो पूछे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बस, चल good night। तू भी हट जा। नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो रख सकता है मुझे, पर तू गाली बहुत दे रहा है, रहने में भी जा रहा हूँ। हाँ, तू जा जा, तू भी जा। Remind me, convert after each